मैं एक बीमार और कमजोर लड़का था, लेकिन मरने के बाद मुझे मॉन्स्टर्स के किंग गॉडजिला के रूप में दूसरा जन्म मिला और साथ ही मुझे मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम भी मिल गया। मेरा नाम लिन शेन है और मैं जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट था। बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मैं ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड तक हॉरिजॉन्टल बार पर लटक सकता था, सिर्फ एक पुशअप कर पाता था और एक भी सिटअप नहीं कर सकता था। मेरे क्लासमेट्स की नजरों में मैं फिजिकल एजुकेशन में एक नाकाम इंसान था और वो लोग अक्सर मुझे बेरहमी से चिढ़ाते और मजाक उड़ाते थे। जिम टीचर भी मेरा शानदार प्रदर्शन देखकर सिर्फ एक गहरी सांस ले पाता था। एक दिन मुझे गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से एक पैकेज मिला जो मेरे पेरेंट्स ने भेजा था। बीमारी की वजह से हमारी सारी बचत खत्म हो गई थी और हम पर भारी कर्ज भी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स लगातार घर से दूर रहकर पैसे कमाने और कर्ज चुकाने में लगे रहते थे। उस पैकेज के अंदर मेरा फेवरेट गॉडजिला फिगर और पापा की तरफ से एक प्रोत्साहन भरी चिट्ठी थी। उन्हें उम्मीद थी कि मैं गॉडजिला जितना मजबूत और बहादुर बन सकूं। पापा का वो प्रोत्साहन पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं भी मजबूत बनना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसी वक्त मेरे एक क्लासमेट ने मेरे हाथ से गॉडजिला फिगर छीन लिया और बचकानी चीजों से खेलने के नाम पर मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे मर्द नहीं कहा। जब मैंने उससे वो फिगर वापस लेने की कोशिश की तो उसने नफरत भरी नजरों से देखा और उस फिगर को सड़क पर फेंक दिया। मैं बिना किसी की परवाह किए उस फिगर की तरफ दौड़ा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला था, एक तेज रफ्तार ट्रक मेरी तरफ आ गया। एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ मुझे टक्कर लगी और मैं खून के तालाब में गिर पड़ा। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं खुद को समुंदर में पाया। मेरी आंखों के सामने कई समुद्री जीव तैर रहे थे। क्या ये मेरा हाथ है? और ये पूंछ कैसी है? उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। क्या ये मृत्यु के बाद की दुनिया है? जैसे ही मैं चारों तरफ देख रहा था, मेरे सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। डिंग डोंग, कौन ऑनलाइन है? होस्ट के होश में आने का पता चला मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि मेरे सामने मौजूद ये कुन असल में एक मॉन्स्टर साइन इन एवोल्यूशन सिस्टम है और मैं वो प्राचीन ओवरलॉर्ड हूं जिसका जिक्र क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में किया गया है। सिस्टम में लिखा आया, होस्ट लिन शेन, थंडर ड्रैगन रेस का एक जुवेनाइल टायरेंट रैंक ब्लड लाइन, वजन 125 टन, ऊंचाई 7.9 मीटर्स, चार्जिंग, बाइटिंग और ड्रैगन टेल स्विंगिंग में माहिर। अपनी पूंछ हिलाकर और पंजे लहराकर ये पक्का करने के बाद कि ये सपना नहीं है, मैंने सिस्टम में साइन इन किया। पहली बार सक्सेसफुल साइन इन करने पर होस्ट को बधाई। खाने को डिवावर करके इवोल्यूशन पॉइंट्स में बदलें। साइन इन रिवॉर्ड, S+ रैंक स्किल डिवावर। साइन इन लोकेशन, मरियाना ट्रेंच। बस खाते रहो और तुम नहीं मरोगे। खाने की बात करते ही मेरा पेट गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे आगे एक रोशनी दिखाई दी। कई डीप सी क्रीचर्स के शरीर बायोलुमिनेसेंट होते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे पास गया ताकि देख सकूं कि क्या मैं उसे खा सकता हूं। पास जाने पर मैंने देखा कि वो एक डीप सी फिश थी जो बेहद डरावनी दिख रही थी। उसके मुंह में नुकीले दांतों की भरमार थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे, फिर दोनों मुड़कर भाग गए। सिस्टम ने मेरे डरपोक भागने का मजाक उड़ाया। वो फिश तो तुम्हारी हथेली जितनी भी बड़ी नहीं है, फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मुझे किस बात का डर है? भागती हुई फिश को देखकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ाई और उस फिश पर ड्रैगन टेल स्विंग का इस्तेमाल किया। एक दर्द भरी चीख के साथ वो मर गई। मैं अपनी ताकत से खुद ही डर गया, लेकिन सिस्टम ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा अब तुम्हारा वजन कितना है? सामने मौजूद उस डरावनी फिश को देखकर मेरा मन उसे खाने का नहीं हो रहा था, लेकिन पेट भरने और भूखा न मरने के लिए मैंने उसे सीधे निगल लिया। भले ही वो बदसूरत थी, लेकिन स्वाद काफी अच्छा था। डीप सी फिश को सक्सेसफुली डिवावर करने पर एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। पहली बार डिवावरिंग पूरी होने पर मुझे एक C ग्रेड स्पेशल एबिलिटी मिली, इल्यूमिनेशन। मेरे पीछे का फाइन हल्की चमक छोड़ सकता है। सिस्टम ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मुझे असल में एक स्पेशल एबिलिटी और एवोल्यूशन पॉइंट्स दोनों मिले। इल्यूमिनेशन स्किल एक्टिवेट हुई और मेरे डॉर्सल फिन ने पूंछ से लेकर सिर के ऊपर तक एक तेज रोशनी फैला दी। ये एबिलिटी काफी अच्छी है। ये क्रीचर्स को पास आने के लिए आकर्षित कर सकती हैं। इस तरह मैं एक बेपरवाह बेबी मॉन्स्टर बन गया और एक जुनूनी डिवॉरिंग शुरू हो गया। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार बजती रहीं और मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स आसमान छूते गए। +8, +5, +15, +50। डिंग, बधाई हो, तुमने पहली बार एक डीप सी बैरली फिश को डिवावर किया है जो तुम्हें एक उल्लू जैसी नाइट विजन देता है और तुम्हें स्पेशल स्किल नाइट विजन मिल गई है। मैंने एक ही बार में पिछली जिंदगी से भी ज्यादा सी फूड खा लिया,
मेरे पास 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। मैं इवॉल्व करना शुरू करना चाहता हूं। मेरा शरीर तुरंत एक रोशनी की किरण में लिपट गया। 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स स्केल रीइंफोर्समेंट के लिए खर्च हुए। 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स क्लॉ एनहांसमेंट के लिए खर्च हुए। 500 एवोल्यूशन पॉइंट साइज बढ़ाने के लिए खर्च हुए। मैं पहले से लगभग 1 मीटर ज्यादा लंबा हो गया हूं और काफी ज्यादा मजबूत दिखने लगा हूं। 100 मीटर का जायंट मॉन्स्टर बनना अब कोई सपना नहीं रहा। तो मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या मैं अभी भी अर्थ पर हूं, लेकिन सिस्टम ने मुझसे खुद ही पता लगाने को कहा। मैंने तंज कसते हुए कहा, एस सिस्टम अब भी मुझसे लुका छिपी खेल रहा है। क्या तुम्हें लगता है ये कोई एक्सप्लोरेशन गेम है? मेरा साइन इन लोकेशन मरियाना ट्रेंच है, यानी मैं अभी भी अर्थ पर ही हूं, लेकिन अभी मैं बहुत कमजोर हूं और चुपके चुपके मजबूत होना होगा। एक बार जब मैं 100 मीटर के लेवल को पार कर लूंगा, तब देखना मैं कैसे सबको दहला दूंगा। मिसाइल से मसाज और मैग्मा से नहाना सब कुछ मेरे लिए मामूली बात होगी। मेरा लक्ष्य है चेरी ब्लॉसम्स की धरती को डुबा देना और सुंदर देश को बराबर कर देना। एक छोटा सा गोल तय करने के बाद मैंने डिवॉरिंग का एक नया दौर शुरू किया। जब तक मैं नहीं मरता, मैं ऐसे खाता रहूंगा जैसे कल कोई दिन ही नहीं है। जैसे ही मैं अपने डिवॉरिंग का मजा ले रहा था, नीचे एक फिश की आंख धीरे धीरे खुली और अचानक एक टेंटिकल निकलकर मुझे कसकर पकड़ लिया। ये असल में डीप सी ओवरलॉर्ड्स में से एक जायंट स्क्विड थी, जिसे आर्किट्यूथिस भी कहा जाता है। उस पल मैं उसके सामने चींटी जितना छोटा था। जब मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा और मेरी जान जाने वाली है, तभी एक बड़ा सा काला साया हम पर छा गया। एक और ओशन ओवरलॉर्ड आ गया। एक स्पर्म वेल जो उससे भी बड़ी थी हमारे ऊपर से तैर गई। शायद मैं बहुत छोटा था, इसलिए स्क्विड ने मुझे छोड़ दिया और स्पर्म वेल की तरफ मुड़कर अपने 10 टेंटिकल से उसे कसकर जकड़ लिया। दोनों ओशन ओवरलॉर्ड्स के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, खूनी, बेपरवाह, गुस्से से भरी हुई। इस पल मुझे समझ आया कि मैं कितना मूर्ख था। यह सोचकर कि एक मॉन्स्टर के रूप में फिर से जन्म लेना मतलब मैं घमंड में खुद को भूल सकता हूं, लेकिन इन दो बड़े दानवों के सामने मैं अब भी वही कमजोर और बेबस इंसान था। मुझे याद आई वो यादें जब क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते और बेइज्जत करते थे और मैं जोर से दहाड़ा, अब से मैं और मजबूत बनूंगा। मैं किसी भी मुश्किल से नहीं भागूंगा और किसी को भी मुझे दोबारा बुली नहीं करने दूंगा। मैं आगे बढ़ा और जायंट स्क्विड पर काट लिया। उसका एक टुकड़ा फाड़कर जोर जोर से चबाने लगा। स्वाद काफी अच्छा था, कच्चे कटलफिश जैसा। जायंट स्क्विड को डिवावर करने में सफलता मिलने पर इनाम में एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 21 मिले। एक ही काटने में 21 पॉइंट्स, ये तो बड़ी जीत थी। तो मैंने स्क्विड के टेंटिकल्स को बेतहाशा फाड़ना शुरू कर दिया और साथ में सिस्टम की सूचनाएं भी लगातार बजती रहीं। स्क्विड इतने दर्द में था कि उसकी आंखें घूमने लगीं। यह है उसका अंजाम जिसने मुझसे उलझने की कोशिश की। जब मैं अपना खाना खाने का मजा ले रहा था, तभी स्क्विड ने स्पर्म वेल को छोड़ दिया और अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखों से मुझे गुस्से से घूरा। मैं चौंक गया और दोबारा उसके टेंटिकल्स में फंस गया। इसका क्या मतलब है? स्पर्म वेल के पीछे न जाकर मुझे छोटा होने की वजह से तंग कर रहा है। अब तो मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैंने उसके टेंटिकल पर काटा और जोरदार हमला किया। मैं अब एक मॉन्स्टर हूं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता मरे हुए स्क्विड। मैं जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स को बार बार चबाता रहा। वो इतना परेशान हो गया कि बुलबुले बनाने लगा, मुझ पर हमला करने की तैयारी करते हुए। उसी वक्त स्पर्म वेल मुस्कुराया और स्क्विड के सिर पर काट लिया। हम दोनों ने ऊपर नीचे से मिलकर हमला किया और स्क्विड को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। कुछ ही पल में जायंट स्क्विड हम दोनों ने पूरी तरह खा लिया। हम पानी में आराम से लेट गए, संतुष्ट होकर डकार लेते हुए। तुमने जायंट स्क्विड को सफलतापूर्वक डिवॉर कर लिया, जिससे तुम्हें 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि मैंने जायंट स्क्विड का सिर्फ आधा हिस्सा ही खाया था, लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट्स वाकई काफी ज्यादा थे। उसी वक्त स्पर्म वेल ने मुझे देखा, एक चालाक मुस्कान के साथ। उसका भाव देखकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। इसका क्या मतलब है? मुझसे लड़ना चाहते हो? स्पर्म वेल ने मुझे खाने का सोचा, लेकिन उसके दिमाग में मेरी पीठ पर लगे स्पाइक से चोट लगने की तस्वीर आ गई। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट दिखी। इससे मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये कैसी नजरें हैं? सोचते हो तुम मुझसे बेहतर हो? आओ मुझसे लड़ो। स्पर्म वेल ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और चला गया। उसकी पीठ दिखती हुई शक्ल को देखते हुए मैंने अपने हाथ कमर पर रख लिए। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए इस बार माफ कर देता हूं। मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। फिर से एक रोशनी की गोलाकार किरण ने मुझे घेर लिया। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए स्केल रीइंफोर्समेंट के लिए। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए जायंट क्लॉ रीइंफोर्समेंट के लिए। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए फैंग रीइंफोर्समेंट के लिए। 1500 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए साइज बढ़ाने के लिए। इन सुधारों के बाद मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। मेरी बनावट और साफ के साफ हो गई। वजन 179 टन और ऊंचाई 10 मीटर्स। साथ में S+ स्किल डिवावर, C ग्रेड स्किल इल्यूमिनेशन और E ग्रेड स्किल नाइट विजन।
भी मेरे पास था। इस पल मैंने सोचा, अगर मॉन्स्टर वर्जन का क्रेडिट होता तो मैं पहले से खर्च करने का मजा ले सकता था। मैं आसपास देखने लगा कि क्या कोई और जायंट स्क्विड नजदीक है। अगर मुझे 50 और मिल जाए तो मेरा साइज 50 मीटर के निशान को पार कर जाएगा। चाहे जायंट स्क्विड हो या स्पर्म वेल, सब एक ही पंजे की मार से कुचल जाएंगे। बधाई हो, तुमने पहली बार एक जायंट स्क्विड को डिवॉर किया और तुम्हें एक स्पेशल इनाम मिला है, मॉन्स्टर कंपास। सिस्टम, तुमने तो डरा ही दिया। क्या तुम हमेशा इतना नाटकीय बने रहना बंद नहीं कर सकते? स्किल अनलॉक्ड, मॉन्स्टर लेवल स्किल मॉन्स्टर कंपास। ये कंपास मॉन्स्टर्स की मौजूदगी का पता लगा सकता है। इस स्किल के साथ मुझे अब जायंट स्क्विड की तरफ से अचानक हमला होने का डर नहीं रहा। सुरक्षा के लिए मैंने अपने डॉर्सल फिन से निकलने वाली रोशनी बंद कर दी। जायंट स्क्विड, देखना इस बार मैं कैसे तुम पर हुकूमत करूंगा। तो मैं समुंदर की गहराई की तरफ तैरने लगा। कुछ दिनों में जायंट स्क्विड इतना डर गया कि वो छिपकर बैठ गया और सामने आने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी किस्मत शैलो वाटर्स की तरफ बदल दी ताकि देख सकूं कि कोई और शिकार मिलता है या नहीं। एक हफ्ते बाद मुझे अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। उस वक्त मैं भूख से इतना चकरा रहा था। शैलो वाटर्स में बड़ी फिश मुश्किल से ही थीं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क तो दांत साफ करने के लिए भी काफी नहीं था। अपने गुर्राते पेट को थामते हुए मैंने पहले साइन इन करने का फैसला किया। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं समुंदर की गहराई में वापस लौट जाऊंगा। साइन इन लोकेशन, एबिस आइलैंड सी एरिया। साइन इन रिवॉर्ड, एस टियर स्किल, बर्स्ट ब्रेथ। शरीर के अंदर की सारी एनर्जी इकट्ठा करके मुंह से एक भयानक रोशनी की किरण छोड़ना, जिसे इतिहास का सबसे ताकतवर मुंह कहा जाता है। बाप रे, मुझे एक कमाल की स्किल मिल गई। लगता है मैं किसी अद्भुत जगह पर आ गया हूं। उसी वक्त मॉन्स्टर कंपास ने सामने के आइलैंड पर कई मॉन्स्टर्स का पता लगाया जो जरूर इंसानों से खाली होगा। तो मैं इस वीराने आइलैंड पर उतर गया। मेरी नजर सबसे पहले इतिहास के सबसे बड़े उड़ने वाले कीड़े मेगान्यूरा पर पड़ी और पहले इन्वर्टिब्रेट्स में से एक एंशिएंट सेंटीपीड पर भी। मैं बहुत खुश हो गया। ये जगह तो मेरे पर्सनल सुपरमार्केट जैसी है। अब मुझे इवोल्यूशन पॉइंट्स की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस वीराने आइलैंड पर सर्वाइवल चैलेंज के लिए तैयार हो रहा था, कुछ प्टेरोसॉर्स ऊपर से उड़ते हुए गए, जिनमें से एक ने मुझ पर सीधा हमला कर दिया। क्या मुझे शिकार समझा जा रहा है? लगता है मुझे फिर से कम समझा जा रहा है। लेकिन उस छोटे से चिकन पंजे ने सच में दर्द दिया। तो मैं अचानक मुड़ा, प्टेरोसॉर के पंख पर काटा और उसे नीचे खींच लिया। स्वाद चिकन जैसा था, बिल्कुल कुरकुरा। बधाई हो, तुमने पहली बार एक प्टेरोसॉर को डिवॉर किया। इनाम में मिले इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1000। हर रोज सीफूड खाकर मैं तंग आ गया था। कुछ बदलाव अच्छा लगता है। चूंकि तुम नीचे नहीं आओगे तो चलो मैं अपनी ये अनोखी तकनीक आजमाता हूं। मेरा डॉर्सल फिन जल उठा, बर्स्ट ब्रेथ इस्तेमाल करने की तैयारी में। प्टेरोसॉर्स मेरी ये अदा देखकर डर से कांप उठे। अगले ही पल मेरे मुंह से एक छोटी सी फ्लेम निकली। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, यह क्या मामला है? प्टेरोसॉर्स को लगा जैसे उनकी बुद्धि का अपमान हुआ हो और वो मुझ पर हमला करने की तैयारी करने लगे। मैं फौरन पीछे हटा। हे, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वो मुझ पर झपटे और मेरे शरीर पर जोर जोर से चोंच मारने लगे। ये किस तरह की लाइटर जैसी छोटी फ्लेम है? इसे तुम बर्स्ट ब्रेथ कहते हो? सिस्टम ने नफरत से जवाब दिया। इतना दबंग दांव इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल हो सकता है? तुम्हें ध्यान लगाना होगा, अपने हर अंग में बहती एनर्जी को महसूस करना होगा और आखिर में उसे अपने मुंह से छोड़ना होगा। मैं पूरी तरह उलझ गया। लिटिल कुन, क्या तुम सही स्क्रिप्ट भूल नहीं गए? ये तो उन कल्टीवेशन नॉवेल्स जैसा लग रहा है जो मैंने पढ़े थे। जल्दी से मुझे इसे इस्तेमाल करना सिखाओ, वरना मुझे ये चिकन के टुकड़े ही खा जाएंगे। लिटिल कुन ने कहा, मैंने तुम्हें तरीका पहले ही सिखा दिया है। अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाओ और अपने शरीर की पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो। इस पल प्टेरोसॉर्स के हमले और तेज हो गए और मैं सिर पर हाथ रखकर सिकुड़ कर बैठ गया। बिल्कुल भी मॉन्स्टर्स के किंग जैसा नहीं लग रहा था। उसी वक्त मुझे अपनी पिछली जिंदगी की बुलिंग याद आ गई। मैं भी तब घेर लिया गया था और पीटा गया था। मैंने एक इंसान पर पूरा ध्यान लगाया और उसे पूरी ताकत से गिरा दिया और इस तरह मैं उनके घेरे से बाहर निकला था। वही फीलिंग थी। दर्द भूल जाओ, ध्यान लगाओ और अपनी पूरी ताकत मुंह में इकट्ठा करो। बर्स्ट ब्रेथ। मेरे सामने मौजूद प्टेरोसॉर्स इस हमले से सीधे टकराए और उस ताकतवर शॉकवेव ने दूर की एक पहाड़ी को भी हिला दिया। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था और मैं अपनी मार की ताकत देखकर चौंक गया। बाप रे, मैंने सच में कर दिया। उस हमले की ताकत वाकई बेमिसाल थी, लेकिन इससे मेरी काफी एनर्जी भी खर्च हो गई, जिससे लगा जैसे मेरा शरीर पूरी तरह निचुड़ गया हो। मुझे खर्च हुई एनर्जी वापस पाने के लिए जल्दी से खाना होगा। लेकिन जब मैंने जमीन पर मौजूद प्टेरोसॉर्स को देखा तो वो सभी जलकर कोयला बन गए थे। तो आंखों में आंसू लिए मैंने उन्हें खा लिया। ये मेरी अपनी गलती थी। मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। जले हुए प्टेरोसॉर्स खाने के बाद
मेरा मुंह बहुत सूखा हुआ था और हर तरफ कोयला लगा हुआ था। तो मैंने अपना गला तर करने के लिए पानी के स्रोत की तलाश की। थोड़ी देर में मुझे पहाड़ी के नीचे एक लेक मिली जो हाल ही में ब्लास्ट हुई थी। इस पल मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी लेक में तो कई जानवर पानी पीने आते होंगे, लेकिन यहां बिल्कुल सन्नाटा था। क्या इस लेक में कोई डरावना जीव छिपा हो सकता है? उसी वक्त लेक के बीच का छोटा आइलैंड हिलने लगा और पानी से एक विशाल भैंसा उठ खड़ा हुआ। ये तो माउंटेन जायंट ऑक्स है। सच में ये आइलैंड तो कई जीवों का घर है। माउंटेन जायंट ऑक्स लेक्स और रिवर सिस्टम्स में रहता है और 4 दिनों तक पानी के अंदर रह सकता है। इसकी पीठ और बगल हड्डियों से ढकी हुई होती है और इसकी पहाड़ जैसी पीठ पानी से ऊपर निकलती है, जो एक सटीक छुपाव बना देती है। उसी वक्त एक क्रोकोडाइल ने अचानक माउंटेन जायंट ऑक्स की पिछली टांग पर काट लिया और उसके बाद कई और क्रोकोडाइल्स पानी से बाहर आ गए। ये थे किंग क्रोकोडाइल्स, जो क्रिटेशियस पीरियड में अफ्रीका में रहते थे और इतिहास के सबसे बड़े क्रोकोडाइल स्पीशीज में से एक थे। उन्होंने माउंटेन जायंट ऑक्स को घेर लिया और हमला करना शुरू कर दिया। पानी की सतह तुरंत अफरा तफरी में बदल गई और माउंटेन जायंट ऑक्स की निराश पुकार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही पल में पानी शांत हो गया। सिर्फ माउंटेन जायंट ऑक्स की सफेद हड्डियां बच गईं। इस वक्त किंग क्रोकोडाइल्स ने मुझे किनारे पर देख लिया और सबने मुझे देखना शुरू कर दिया। कोई हैरानी नहीं कि यहां कोई जानवर पानी पीने नहीं आता, इस समूह की वजह से जो पानी में रहता है। हालात देखकर ये लोग मुझे चैलेंज करना चाहते थे। अब वक्त है दिखाने का कि फूड चेन का असली सबसे बड़ा शिकारी कौन है। जैसे ही किंग क्रोकोडाइल ने अपना मुंह चौड़ा खोला और मुझ पर झपटा, वो अचानक रुक गया। पहाड़ी से एक विशाल हाथ निकला। उसने एक किंग क्रोकोडाइल की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसे खींच लिया। सिर्फ पहाड़ पर खून के निशान छूटे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसा मॉन्स्टर है? एक दहाड़ सुनाई दी और एक शक्ल बाहर निकली जिसने किंग क्रोकोडाइल के सिर पर पैर रख दिया। ये था एक एंशंट एप। उसने पानी में मौजूद किंग क्रोकोडाइल्स पर बेरहमी से पैर पटका, फिर एक किंग क्रोकोडाइल उठाया और उसे खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने अपना सिर तेजी से घुमाकर मुझे देखा और एक दहाड़ लगाई। एक समझदार इंसान सामने रखी चीज नहीं खाता। मैं फौरन मुस्कुराया और हाथ हिलाया, ये दिखाने के लिए कि मैं बस यहां से गुजर रहा था और अब जा रहा हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गोरिल्ला सिर्फ तब मुस्कुराते हैं जब वो डरे हुए या नर्वस हों, और अपने हाथ ऊपर उठाना दूसरे गोरिल्ला को शिकार सौंपने की चुनौती देने का तरीका है, जिसे उनकी नजर में चोरी करना या आक्रामकता दिखाना माना जाता है। इस गाय को लगा कि मैं डरा हुआ चेहरा बना रहा हूं और उसे अपना शिकार सौंपने के लिए हाथ हिला रहा हूं, उसका मजाक उड़ा रहा हूं, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, ये इशारा करते हुए कि वो मुझे सबक सिखाएगा। उसने अपने पैर फैलाए और मेरे पीछे दौड़ा। ये क्या हो रहा है? क्या अभी तक सब ठीक नहीं था? जैसे ही उसने मुझ पर एक मुक्का मारा, मैं साइड में झुक गया और उसके हमले से बच गया। हालांकि ये गाय ताकतवर है, लेकिन उसका हर दांव खुला हुआ और कमजोरियों से भरा है। सीधा सादा बेवकूफ बार बार एक ही अटैक पैटर्न दोहराता है, अपनी सारी मसल्स बर्बाद कर रहा है। जैसे ही उसने मुझ पर एक और मुक्का चलाया, मैंने मौका पकड़ा, साइड में झुक गया और फिर उसकी बांह पर काट लिया, उसे झटका देकर गिरा दिया। उसके फौरन बाद मैंने ड्रैगन टेल व्हिप से उसकी टांगों पर जोरदार वार किया। जैसे वो जमीन पर गिरा, मैंने अपनी मुट्ठी उठाई, एक जबरदस्त अपरकट से लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन मैं सबसे जरूरी बात भूल गया था। मेरे छोटे हाथ सच में एक नुकसान है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये कैसे भूल सकता था? एंशंट एप ने इस मौके का फायदा उठाया, सीधा मुझ पर झपटा, मुझे कई मीटर्स दूर उड़ा दिया और मैं जोर से जमीन पर गिरा। यह बेवकूफ ताकत हो या फुर्ती, मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे जल्दी से कोई रणनीति सोचनी होगी। उसी पल वो ऊंचा कूदा और मेरी पीठ पर जोर से वार किया। मेरी मौजूदा ताकत से मैं इसे बिल्कुल सह नहीं सकता। अपनी स्किल्स के साथ मैं इसे हराने के लिए सिर्फ बर्स्ट ब्रेथ इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन बर्स्ट ब्रेथ छोड़ने के लिए चार्ज होने का समय चाहिए, और अगर मैं चूक गया तो मैं सच में मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो मैंने उसके पल भर के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और उसकी बांह पर काट लिया। चाहे वो मुझे जितना भी थप्पड़ मारे, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं बिना छोड़े चिपका रहा। कुछ देर बाद मेरी ताकत आखिर खत्म हो गई और उसने मेरा मुंह जोर से खोल दिया। अचानक मेरे मुंह से नीली रोशनी की चमक निकली। साथ में ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। मुझ पर बैठकर मुझे पीटने में मजा आ रहा है ना? एंशंट एप खतरा महसूस करते हुए फौरन पीछे कूदा मेरे हमले से बचने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैंने उसकी इस दाम का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और अपनी पूंछ से उसे कसकर लपेट लिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखना बंद करो और बस ये धमाका लो। एक गड़गड़ाती धमाके के साथ मेरी बर्स्ट ब्रेथ ने एंशंट एप को सीधा निशाना बनाया, उसे कई मीटर्स दूर उड़ा दिया। फिर भी
मेरी गर्व वाली बर्स्ट ब्रेथ ने उसके शरीर पर सिर्फ एक खून बहता जख्म छोड़ा। मुझे मानना पड़ेगा, इस जीव का शरीर बेहद मजबूत है। जब मुझे लगा कि वो पलटवार करेगा, उसने एक निराश दहाड़ लगाई और वहां से भाग गया। मैंने सच में अबिस आइलैंड के ओवरलॉर्ड को हरा दिया। अब से यहां का सरदार मैं ही रहूंगा। उस पल मुझे अचानक कमजोरी की एक लहर महसूस हुई। मैं एक दिन में 2 बार बर्स्ट ब्रेथ इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं फिर से खाली हो गया हूं। लेकिन सामने मौजूद किंग क्रोकोडाइल्स के सामने मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था, वरना मेरा हाल भी माउंटेन जायंट ऑक्स जैसा हो जाता। तो मैं आगे बढ़ा और क्रोकोडाइल की लाशें उठाईं, उन्हें बेतहाशा खाने लगा। दूसरों का बचा हुआ खाना इतनी हुकूमत से खाना, ये और कौन कर सकता है? बधाई हो, तुमने पहली बार एक किंग क्रोकोडाइल को डिवॉर किया। तुम्हें मिला एक स्पेशल रिवॉर्ड, स्केल्स स्ट्रेंथनिंग। डिफेंस में सुधार महसूस करते हुए मैं और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। तुरंत ताकत से भर गया, फिर से लड़ने का मन कर गया। मैं किंग क्रोकोडाइल्स की तरफ कदम कदम बढ़ने लगा और वो सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। 1 हफ्ते बाद मैंने बर्स्ट ब्रेथ को बेहतर किया और अब आसानी से ग्रिल्ड मीट बना सकता हूं। सिस्टम, मैं साइन इन करना चाहता हूं। साइन इन लोकेशन, एबिस आइलैंड। साइन इन रिवॉर्ड, ए क्लास स्किल, रेडियो एक्टिव हीट रे। एक थंडर टी रेक्स के शरीर के अंदर रेडिएशन रिएक्शन से बनी अस्थिर गैस, जो बाहर निकलते समय हवा के घर्षण से रिएक्शन करके एक बेहद गर्म मिस्ट फ्लेम बनाती है, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट माउथ कैनन का इंप्रूव्ड वर्जन भी कहा जाता है। मेरी आंखें चमक उठीं। क्या मैंने किसी यूरोपियन एम्परर का शरीर पाया है? पिछले कुछ दिनों में मुझे कई स्किल्स मिल गई हैं। आइलैंड पर आते ही मुझे बर्स्ट ब्रेथ मिला। 2 दिन पहले मॉन्स्टर कंपास का बेहतर रूप, कल एक ए लेवल स्किल थॉर्न आर्मर और आज रेडियो एक्टिव हीट रे। नाइफ 9,999 भी इतने इनाम देने की हिम्मत नहीं करेगा। उस वक्त एक छोटा सा रैट दौड़ता हुआ आया। ये एक प्री हिस्टोरिक जायंट रैट था, मेरा बनाया एक नया दोस्त। मैं इसे लिटिल टैंजरीन कहता दूं। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। जब भी मेरे पास ग्रिल्ड मीट होता है, ये हमेशा वक्त पर पहुंच जाता है और मैं हमेशा इसके साथ एक टुकड़ा शेयर करता हूं, क्योंकि ये मुझे मेरे पुराने कमजोर रूप की याद दिलाता है। अब मैं जुवेनाइल फॉर्म में नहीं, बल्कि एक बड़े रूप में हूं। 51 मीटर्स ऊंचा और 13,525 टन वजन, साथ में मेरी सारी स्पेशल स्किल्स। इस बार मुझे एंशंट एप को हरा देना चाहिए। तो मैंने फैसला किया कि दोबारा एंशंट एप से मिलूं और उसे अपना दोस्त बनाऊं। लिटिल कुन, सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मेरे बॉडी बिल्ड में डाल दो। एक सफेद रोशनी की चमक के साथ मैं इवॉल्व होने लगा। इस बार मैं कितने मीटर्स बढ़ूंगा? मैं उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह निराश हो गया। एवोल्यूशन से मैं सिर्फ 0.5 मीटर ही बढ़ा। मुझे लगा कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, लेकिन जो जवाब मिला वो था, क्योंकि तुम्हारा लेवल अब ज्यादा है, एवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। ये तो हद हो गई। 100 मीटर का मॉन्स्टर बनने में कितने साल लगेंगे? कोई बात नहीं, मुझे पहले एंशंट एप के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। काफी ढूंढने के बाद मुझे एंशंट एप के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान गिरा एक बाल मिला और फिर मैंने लिटिल टैंजरीन को एंशंट एप की खुशबू याद करवाई। मैंने इसे वादा किया, अगर ये मुझे एंशंट एप ढूंढने में मदद करे तो मैं इसे 1 साल तक रोस्टेड बीफ दूंगा। तो इसके पीछे चलते हुए मैं एंशंट एप के घर की तरफ दौड़ा। मुझे जाते देखकर आइलैंड के मूल निवासियों ने मेरे लिए एक विदाई समारोह रखा। इस आफत के देवता के जाने का जश्न मनाते हुए, फिर कभी न लौटने की उम्मीद में, उन्होंने थाली और ढोल बजाए, उत्साह से चिल्लाते हुए, भगवान की नजर है, अगर ये नहीं जाता तो हमारे पूरे परिवार को खा जाता। मैं तो बस एक छोटा भाई भर्ती करने जा रहा हूं। जब मैं उस पेटू के साथ वापस आऊंगा तो तुम बिना आंसुओं के रो उठोगे। लिटिल टैंजरीन के पीछे चलते हुए मैं आइलैंड के एक वीराने हिस्से में पहुंचा, जहां हर तरफ एक डरावना और भयानक माहौल फैला हुआ था। लिटिल टैंजरीन, क्या तुम पक्के हो कि यही हैं? क्या तुम रास्ता भूल गए? ये तो ऐसी जगह नहीं लगती जहां एंशंट एप रहता हो। इसके अलावा मेरी मॉन्स्टर कंपास भी एंशंट एप की एनर्जी पकड़ नहीं रही। लिटिल टैंजरीन से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद मैं उसके साथ गुफा की तरफ चल पड़ा। लिटिल टैंजरीन इतना कांप रहा था। इस गुफी नखा में कौन सा डरावना मॉन्स्टर हो सकता है? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की क्या बात है। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, एक बदबू ने मुझे घेर लिया। मॉन्स्टर कंपास अब भी कुछ नहीं दिखा रहा था। अब भी किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी का पता नहीं लग रहा था। थोड़ा और आगे चलने पर गुफा के अंदर से एक मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई दी। हालांकि ये आवाज एंशंट एप की नहीं लग रही थी। मैंने और नजदीक से देखने के लिए चुपके से जाने का फैसला किया। मुझे छत से लटकते मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरे अनजान मॉन्स्टर के अंडे दिखे। क्या ये किसी मकड़ी का घर हो सकता है? चारों तरफ देखने के बाद मुझे एक सुंदर लड़की गुप्तधा में फंसी हुई दिखी। सिस्टम ने मुझे आगाह किया, इस एप के पास क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स में दर्ज
प्राचीन भयानक जीव का ब्लड लाइन है। कुछ जंक फूड खाकर ये इंसानी रूप में बदल गया। ये सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। बाप रे, क्या ये एंशंट एप है? ये इंसान कैसे बन गया? और वो भी एक फीमेल। लड़की भी मुझे देखकर बिल्कुल वैसी ही हैरान लगी। मैं झुककर उलझन में बोला, तुम पहले मेरे जैसी ही साइज की थी, तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? इस पर लड़की हकलाई, तुम हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? वाह, एंशंट एप को तो इंसानों की भाषा बोलना भी आ गया। तो मैंने मजाक किया। क्या एंशंट एप ने तब करके खुद को निखारा और एक छोटी सी आत्मा बन गई? तभी लड़की चिल्लाई, सावधान, अपने आसपास देखो। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुफा की छत पर कुछ बदसूरत जीव दिखाई दिए। उनमें से एक मुंह चौड़ा खोलकर मुझ पर झपटा। मैंने इसे सीधे अपनी हथेली में पकड़ लिया। सिस्टम ने बताया, इस बदसूरत जीव को डेड रॉटन रेप्टाइल कहा जाता है। इसके पास क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स में दर्ज प्राचीन मॉन्स्टर संग ल्यू का ब्लड लाइन है, जिसकी लंबाई 10 से 60 मीटर्स और वजन 40 से 100 टन्स होता है। ये समूह में रहता है। इसके पास तेज नुकीले दांत और एक भारी काटने की शक्ति होती है, और ये अपनी पूंछ से कोरोसिव वेनम छोड़ सकता है। ये बड़ी गिरगिट जैसा जीव एबिस आइलैंड की भूमिगत दुनिया का ओवरलॉर्ड है और एंशंट एप का सबसे बड़ा दुश्मन। इसी बीच मेरी हथेली में मौजूद जीव अब भी शांत नहीं हो रहा था। मेरी बांह पर काटने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से दबाया और उसे फोड़ दिया। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। मेरी हथेली घिनौने तरल से भर गई। उन्हें मरते देखकर बाकी जीव भी हिल उठे। डेड रॉटन रेप्टाइल ने मुझे गुस्से से घूरा। मुझे घेर कर अपने चौड़े मुंह से मुझ पर झपटने लगे। मैंने अपना पैर उठाया और कुचल दिया। घिनौने रेंगने वाले जीवों, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। कुछ तो मेरी पीठ पर चढ़कर मेरे स्पाइक्स को काटने लगे। हालांकि मेरी डिफेंस क्षमता को कम मत समझो। मैंने उनके कमजोर दांत तोड़ दिए। फिर भी ये जीव मेरी पीठ पर चढ़ते रहे। इन हद से ज्यादा बढ़े हुए कमीनों, सोचते हो मैं नर्म हूं? मैंने सोचा, चलो दिखाता हूं मैं कितना ताकतवर हूं। थॉर्न आर्मर एक्टिवेट। मेरी पीठ पर मौजूद वो मूर्ख तुरंत झलकर कोयले के टुकड़ों में बदल गए। उस पल लड़की ने मुझे देखा। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। मेरी लंबी और शक्तिशाली शक्ल उसके दिल में गहराई से उतर गई। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में मेरी छवि को झटका लगा, क्योंकि मेरी पीठ पर लगा तरल बहुत ज्यादा घिनौना था। जब उन्हें लगा कि वो मुझे हरा नहीं सकते, डेड रॉटन रेप्टाइल ने अपना ध्यान फंसी हुई लड़की की तरफ कर लिया और उस पर झपट्टे, उसे पूरा निगलने की तैयारी में। मैंने अपना पैर उठाया और उन्हें कुचलकर गूदा बना दिया। मेरे रहते कौन हिम्मत करेगा उसे चोट पहुंचाने की? मेरी ये भयानक शक्ल देखकर डेड रॉटन रेप्टाइल डर गए और पीछे हटने लगे, भागने की तैयारी करते हुए। क्या मैंने कहा था तुम जा सकते हो? मैंने एक झटके में रेडियो एक्टिव हीट रे छोड़ी। तुम घिनौने कमीनों, सब मर जाओ। पके हुए मांस की खुशबू हवा में फैलते ही ये छोटे जीव वहीं राख में बदल गए। मैं मुड़ा और एप गर्ल को अपनी उंगलियों से एक प्यारा सा दिल का इशारा किया। घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर मैंने सावधानी से अपने पंजों से उस चीज को काटा जो लड़की की बाहों को बांधे हुए थी, और देखा कि वो अपनी बंदिशों से कैसे आजाद हुई। लड़की को आजाद होते देखने के बाद मैंने हल्के से खांसा और उससे पूछा कि वो इंसान में कैसे बदली। लड़की धीरे धीरे पीछे हटी, कुछ ढूंढने लगी। उसने एक बड़ी हड्डी उठाई और उसे पत्थरों पर पटक दिया। मुझे लगा वो मुझसे लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढ रही है, तो मैंने जल्दी से समझाया, डरो मत, मैं औरतों को कभी परेशान नहीं करता। उसने पत्थर तोड़ा और उसमें से एक बचा हुआ फल का बीज निकाला, हकलाते हुए, इसे खाने से मैं ऐसी बन गई जैसी अब हूं। मैं हैरान हो गया। तुम इस फल को खाकर इंसान बन गई? क्या ये वही लेजेंडरी डेविल फ्रूट हो सकता है, या फैंटेसी नॉवेल्स वाली कोई ट्रांसफॉर्मिंग पिल? एप गर्ल का दिल आखिर में जीतने के लिए मैंने पहले उसके पेट को जीतने का फैसला किया। आगे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। मैंने लकड़ियों को एक छोटे पहाड़ जैसी शक्ल में सजाया, फिर बर्स्ट ब्रेथ से उसे जला दिया। फिर भी मेरी छोटी एप गर्ल डर से कांप रही थी। मैंने डेड रॉटन रेप्टाइल को सींक में लगाकर भूना। मुझे ऐसी घिनौनी चीजें खाना पसंद नहीं, लेकिन एप गर्ल और एवोल्यूशन पॉइंट्स की खातिर मुझे इसे खाना ही होगा, चाहे ये कितना भी घिनौना हो। हालांकि भुनने के बाद ये काफी स्वादिष्ट लग रहा है। एप गर्ल के मुंह में भी पानी आने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पका हुआ मांस एप गर्ल और लिटिल टैंजरीन को दिया और वो दोनों खुशी खुशी खाने लगे। कैसा है? स्वाद अच्छा है ना? इसे स्क्यूअर कहते हैं। खाते खाते मैंने एप गर्ल से पूछा, हालांकि मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद है, लेकिन क्या तुम वापस अपने मूल रूप में बदल सकती हो? अगर तुम पहले ही एंशंट एप में बदल जाती तो उन रेप्टाइल्स ने तुम्हें परेशान नहीं किया होता। एप गर्ल ने खाते खाते जवाब दिया, मैं नहीं बदल सकती वापस। मैंने मन में सोचा, ये लड़की कितनी आराम से रह सकती है इस आदिम जंगल में जो मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। इस रूप में उसे कल का सूरज देखना मुश्किल था, फिर भी वो इतनी खुशी से खा रही थी।
अगर वो आज मुझसे न मिलती तो शायद अब तक उसे पूरी तरह खा लिया गया होता, कोई निशान भी न बचता। तो मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या उसे वापस बदलने का कोई तरीका है। सिस्टम ने भरोसे से कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। ये सिस्टम एक साइंस वाला जीव है। हालांकि मुझे उस फल का विश्लेषण करना होगा और उसके कंपोनेंट्स को बदलना होगा ताकि एप गर्ल अपने मूल रूप में वापस आ सके। और इससे भी बेहतर, उस बदलाव के बाद वो आजादी से इंसान और मॉन्स्टर रूप के बीच बदल सकेगी। ये खबर सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। जैसा सिस्टम कह रहा है, क्या मैं भी आजादी से इंसान और मॉन्स्टर रूप के बीच बदल सकता हूं? मैं इंसानों की दुनिया में वापस जा सकता हूं और अपने परिवार से मिल सकता हूं। तो मैंने एप गर्ल से पूछा कि क्या उसे याद है वो फल कहां से तोड़ा था। एप गर्ल हकलाई, चट्टान, हड्डियों का ढेर। बर्बादी न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए मैंने अपने हाथ में मौजूद स्क्यूअर अपने मुंह में डाल लिया। डेड रॉटन रेप्टाइल को डिवावर करने में सफलता मिलने पर एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 645। इनाम एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 20,000। वाह बढ़िया, इतने सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स। मैं मुस्कुराया। चाहे ये अर्थ न हो बल्कि कोई और पैरेलल वर्ल्ड हो और मैं अपने परिवार से न मिल सकूं, फिर भी कम से कम इंसान बनने के बाद मैं एप गर्ल के साथ जोड़ी बना सकता हूं और इस वीराने आइलैंड पर खुशहाल जिंदगी जी सकता हूं। 2 घंटे बाद एप गर्ल की गाइडेंस में मैं उस चट्टान पर पहुंचा जिसका उसने जिक्र किया था। वहां पूरी जगह इंसानी कंकालों से भरी हुई थी। बहुत डरावना नजारा था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि यहां क्या हुआ था, फल वहां है। उसकी उंगली की दिशा में देखते हुए मैंने चट्टान पर एक बड़ा पेड़ देखा जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, फलों से लदा हुआ। बाप रे, इस शक्ल को देखकर ये जरूर वही होगा। तो मैंने अपने अंग फैलाए, ऊपर चढ़ने और कुछ फल तोड़ने की तैयारी करते हुए जैसे ही मैं जोर लगाकर चढ़ रहा था, एक टेरोसॉर ऊपर से उड़ता हुआ गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये कहीं मुझ पर हमला तो नहीं करेगा? आधे रास्ते में फंसा होने पर अगर लड़ाई हो जाती तो मुश्किल हो जाती। टेरोसॉर मुंह चौड़ा खोलकर नीचे झपटा। जैसे ही मुझे लगा कि वो मेरे लिए आ रहा है, उसने पेड़ से एक फल छीना और उसे पूरा निगल लिया। फल निगलते ही वो सुनहरी रोशनी से चमक उठा और फिर इंसानी रूप में बदल गया। हवा में फड़फड़ाते हुए गिरने लगा। जमीन पर मौजूद वो हड्डियां शायद उन मॉन्स्टर्स की बची हुई हैं जिन्होंने गलती से ये फल खाया और गिर गए। ये एक अशुभ जगह है। मुझे फल तोड़कर जल्दी निकलना होगा। उसी वक्त एक विशाल और डरावना पंछी चट्टान की चोटी पर उतरा और अपनी लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। सिस्टम ने आगाह किया, इस डरावने पंछी को डेथलाक कहा जाता है। इसके पास प्राचीन जीव यूचांग का ब्लड लाइन है, एक रहस्यमयी विशाल पंछी। इसका आना हमेशा मृत्यु के साथ होता है। इस जीव के आने से मुझे एक अशुभ एहसास हुआ। मुझे लगा शायद ये इस फल के पेड़ का रक्षक हो, लेकिन वो पंछी नीचे की तरफ घूरता ही रहा। उसके भाव का क्या मतलब है? लगता है जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर भी मैंने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। ये मेरा अपना इलाका नहीं है। जब मुझे लगा कि वो बस घूर रहा है, हमला करने का कोई इरादा नहीं है, मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। पेड़ तक पहुंचने पर मैं बोला, नमस्ते बड़े भाई पंछी। एक दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ के फल बहुत स्वादिष्ट हैं, तो मैं कुछ खाने आया। मैंने सोचा वो मान गया, तो मैंने 2 फल तोड़ लिए। शुक्रिया बड़े भाई पंछी, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। जब मैंने वहीं फल नहीं खाए तो वो बड़ा पंछी गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद थी कि मैं फल तुरंत निगल लूंगा और फिर इंसानी रूप में बदलकर गिरकर मर जाऊंगा। उसने अचानक अपने पंख फैलाए जो कई मीटर्स चौड़े थे और एक भयानक चीख निकाली। मैं चौंक गया, सोचने लगा वो क्या करने वाला है। फिर वो तेजी से कूदा और नीचे झपटा। मैंने फौरन साइड में कूदकर उसके हमले से बचा। क्या इस पंछी को कोई दिक्कत है? कुछ देर पहले तो सब ठीक था, ये अचानक दुश्मन कैसे बन गया? सिर्फ 2 फलों के लिए? क्या यह जरूरी था? तो मैंने लिटिल कुन से कहा कि वो फलों को जल्दी से सिस्टम में रख ले, क्योंकि उन्हें साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा। लिटिल कुन ने फल लिए और पूछा कि क्या मैं अभी उनका विश्लेषण करना चाहता हूं, लेकिन फल का विश्लेषण करने के लिए 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए और मेरे पास अभी सिर्फ 93,310 एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, जो काफी नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर ये मुमकिन नहीं था तो विश्लेषण का जिक्र क्यों किया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स बर्बाद नहीं करता। क्या तुम्हें दिख रहा है अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा होस्ट बहुत व्यस्त है। उसी वक्त डेथलाक ने अपने पंजे मेरी तरफ बढ़ाए। उसके पंजों ने मुझे खरोंच दिया, जिससे मेरी मजबूत त्वचा भी दर्द से चिल्ला उठी। जैसे ही वो दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा था, मैंने ड्रैगन टेल व्हिप से उसका जवाब दिया। उसे पीछे धकेला, फिर जल्दी से रेडियो एक्टिव हीट रे चार्ज की। मैं तुम्हें भुना हुआ पंछी बना दूंगा। एक धमाके के साथ सबसे ताकतवर मुंह की सांस फायर हुई। मुझे हैरानी हुई, इस ताकतवर मुंह की सांस में पीछे की तरफ झटका भी था। जमीन पर मुझे ये पहले नहीं दिखा था और इसने मेरे निशाने को भटका दिया। फिर भी इससे बड़े पंछी के पंख आग पकड़ गए और वो सीधे नीचे गिरने लगा।
मुझे पता था इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उस झटके की वजह से मेरा सबसे ताकतवर हमला डेथलॉक को सही से निशाना नहीं बना पाया। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा ताकि एक जबरदस्त बर्स्ट ब्रेथ से उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। जैसा सोचा था, थोड़ी देर गिरने के बाद उसके पंखों की आग बुझ गई और वो फिर ऊपर उड़ गया। मैंने सही समय पर उसकी पीठ पर कूदा, जल्दी से अपनी जगह संभाली, उस पर सवार हो गया और फिर उसकी गर्दन पर काट लिया। हाँ, अब मैं एक बड़े पंछी का सवार हूं। इस काटने से डेथलॉक बहुत गुस्से में आ गया, अपनी रफ्तार नाटकीय रूप से बढ़ा दी। वो हवा में घूमता और उछलता रहा जबकि मैं कसकर चिपका रहा, उसे जितना मर्जी हो उछलने दिया। जब उसे लगा कि वो मुझे गिरा नहीं सकता, डेथलॉक आसमान में और ऊंचा उड़ गया। कुछ ही पल में वो बादलों को चीरते हुए एक अविश्वसनीय रफ्तार से उड़ा, यहां तक कि एक सोनिक बूम भी हुई। मैं मुड़ा नीचे की सुंदर नजारा देखने के लिए और सोचने लगा, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूं तो मैं बादलों के बीच उड़ने का मजा ले सकता हूं। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, डेथलॉक ने अचानक रफ्तार बढ़ाई, मुड़ा और नीचे चट्टान की तरफ को उड़ा। इससे मुझे बेचैनी हुई, जैसे ही मैं रो रहा था, सोचकर कि मैं किसी पागल पंछी के हाथ लग गया हूं और मरने वाला हूं। मुझे अचानक थोड़ी दूर एक लेक दिखी, तो मैंने सोचा अगर मैं बर्स्ट ब्रेथ के झटके का इस्तेमाल करके खुद को लेक में फेंक दूं तो अपनी मौजूदा मजबूत डिफेंस के साथ मेरे पास बचने का मौका हो सकता है। फैसला करने के बाद मैंने एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया। मुझे बेरहम होने का दोष मत देना, याद रखो, ईमानदार लोगों से कभी मत उलझो। एक गड़गड़ाती आवाज के साथ बर्स्ट ब्रेथ ने डेथलॉक की पीठ पर हमला किया और उस झटके ने मुझे ऊपर की तरफ उड़ा दिया, जबकि डेथलॉक ऊपर वाली चट्टान की तरफ जोर से टकराया। दूसरी तरफ खाल मैं लेक की तरफ गिरा। उस पल एप गर्ल मेरे शरीर से कसकर चिपकी रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। एक छपाके के साथ हम पानी में गिरे, जिससे एक बड़ा छिड़काव हुआ। डेथलॉक चट्टान से टकराया, उसका सिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट ट्री से टकराया और फल चारों तरफ बिखर गए। एक तेज धमाके के साथ डेथलॉक सीधे हड्डियों के ढेर में गिरा। जैसे ही एप गर्ल और मैं पानी की सतह पर आए, हमने देखा कि डेथलॉक थोड़ी दूर पड़ा हुआ था। मैं जोर से हंसा, सिस्टर एप, हम जीत गए, आज रात हम चिकन खाएंगे। ठीक उसी वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट सीधे मेरे मुंह में गिरा और अंदर चला गया। ये क्या गिरा अभी? मैंने पानी पर तैरते ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट ट्री के टुकड़ों को देखा और सोचा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट है। एक सुनहरी रोशनी की चमक मेरे शरीर पर पड़ी। मैं छोटा नहीं होना चाहता, मैं मॉन्स्टर ही बना रहना चाहता हूं। सुनहरी रोशनी के बाद बदला हुआ मैं सामने आया। ये मैं हूं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। बिना देखे भी मुझे यकीन है मैं शानदार दिखता होऊंगा। और ये मसल्स देखो, बिल्कुल जानदार। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये छोटी सी छोटी क्यों है? ये क्या मामला है? अपने शरीर का निरीक्षण करने के बाद मुझे लगा अभी ये बहुत खतरनाक है। तो मैं पानी के अंदर ही रहा, चुपचाप देखते हुए कि डेथलॉक मरा है या नहीं। अगर डेथलॉक मर गया होता तो मैं ऊपर जाकर उसे चबाता, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण करने और वापस बदलने के लिए काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा कर सकूं। जैसे ही मैं सोच रहा था चिकन कैसे खाऊं, हड्डियों के ढेर पर पड़ा डेथलॉक हिला। मैंने मुंह से पानी का एक घूंट थूका। बाप रे, इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी ये कैसे नहीं मरा? मैंने देखा डेथलॉक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके मुंह में बदले हुए प्टेरोसॉर का शव था और उस शव के ऊपर एक हरा क्रिस्टल तैर रहा था। मैं उलझन में था, नहीं जानता था वो क्रिस्टल क्या था। मैंने देखा उसने शव को एक तरफ फेंक दिया और हरे क्रिस्टल पर काट लिया। उसे निगलने के बाद उसका जख्मी शरीर तेजी से ठीक होता दिखा। ये देखकर मेरा चेहरा अविश्वास से भर गया और मैं और भी ज्यादा उत्सुक हो गया कि वो चीज क्या थी। थोड़ी देर बाद डेथलॉक खड़ा हुआ, अपने पंख फड़फड़ाए और लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। खुश हुआ उसने मुझे नहीं देखा, वरना मैं मर जाता। हालांकि अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स को उड़ते देखकर मैं बहुत निराश हो गया। मुझे जल्दी से छिपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। मुझे पहले एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। मुझे कुछ छोटे जानवर ढूंढने होंगे जिन्हें डिवावर कर सकूं। अगर वो ना मिले तो दूसरे मॉन्स्टर्स के शव खाना भी काम कर जाएगा। एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करना जरूरी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस डेथलॉक से थोड़ा मांस तोड़ लेता। उसी वक्त एप गर्ल चिल्लाई, जल्दी जल्दी, पीछे खतरा है। मैं मुड़ा और देखा कि एक किंग क्रोकोडाइल, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मेरे पीछे आ गया था। उसका चौड़ा मुंह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसके हमले से बचने के लिए साइड में कूद गया। तुम्हें कोई ऑनर ही नहीं, इतने बड़े होकर भी ऐसे छुपकर हमला कर रहे हो। उस वक्त मुझे पास में कई और किंग क्रोकोडाइल्स दिखे। सब भूखी नजरों से मुझे घूरते हुए मेरी तरफ दौड़े। हे भगवान, क्या तुम लोगों को मेरे साथ खेलने की लत लग गई है? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मॉन्स्टर बनना है। मेरे अंदर अचानक एक आदिम ताकत उभरी,
जिससे किंग क्रोकोडाइल्स बहुत पीछे छूट गए। क्या ये वो पोटेंशियल है जो संकट के वक्त फूट पड़ता है? जैसे ही मुझे गर्व महसूस हो रहा था, एक किंग क्रोकोडाइल अचानक मेरे सामने आ गया, मेरा रास्ता रोकते हुए। उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था और मैंने एक हताश कदम उठाने का फैसला किया। मैं किंग क्रोकोडाइल की तरफ झपटा और उसके बड़े मुंह को पकड़ लिया। क्रोकोडाइल्स की जबड़ा बंद करने वाली मसल्स बहुत ताकतवर होती हैं और इनकी काटने की शक्ति प्रभावशाली होती है, लेकिन इनकी जबड़ा खोलने वाली मसल्स बहुत कमजोर होती हैं, जिससे एक बड़े इंसान के लिए इसका मुंह बंद रखना हैरानी से आसान होता है। 3 सेकंड भी ठंडा महसूस करने से पहले मुझे एक गंभीर समस्या समझ आई। किंग क्रोकोडाइल की आंखें लाल हो गईं। मैं दुविधा में था। अगर मैं छोड़ता तो सामने वाला किंग क्रोकोडाइल मुझे निगल जाता, और अगर नहीं छोड़ता तो बाकी दौड़ते हुए किंग क्रोकोडाइल्स मुझे खा जाते। उसी वक्त मुझे एप गर्ल की आवाज सुनाई दी, बेल पकड़ो। जैसे ही किंग क्रोकोडाइल ने काटने के लिए मुंह खोला, मैं उसके जबड़ों से निकल भागा। एप गर्ल ने मुझे किनारे पर खींचकर सुरक्षित किया। हालांकि मेरी गिरने की मुद्रा बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन जान बचाने से बेहतर कुछ नहीं था। जैसे ही मुझे राहत मिली कि मेरी जान बच गई, एप गर्ल ने किंग क्रोकोडाइल के खिलाफ अपनी खास चाल चलाई। उसी वक्त एक और किंग क्रोकोडाइल अचानक पास वाली लेक से बाहर निकला। अपना बड़ा मुंह खोलकर हम पर झपटा। हम तुरंत पीछे कूदकर उसके हमले से बच गए। उसने सीधे एक पेड़ पर काट लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग एम्बुश करना सीख गए होंगे। एप गर्ल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और उस पर एक अनोखी दहाड़ लगाई। तुम क्यों चिल्ला रही हो? सोचती हो अब भी वही बड़ा शरीर है? दिखावा करने का क्या फायदा? बस भागो। मैंने उसे पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता उसकी चुनौती की वजह से था या इससे पहले हमने बहुत सारे किंग क्रोकोडाइल्स खाए थे, लेकिन ये जीव बेरहमी से हमारा पीछा करने लगा। इस पल सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, बेचारे होस्ट, तो तुमने भी ऐसे छोटे दिन देखे हैं? मैं गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। और फिर लिटिल कुन से पूछा कि क्या मैं उधार पर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण पहले करवा सकता हूं, लेकिन सिस्टम ने कहा वो एक नियमों वाला कुन है और बिना पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स के विश्लेषण नहीं कर सकता। मैंने तुरंत अपना मर्द वाला घमंड छोड़ दिया और बेचारगी से गुजारिश की, मेरे छोटे पूर्वज, नियमों को भूल जाओ। क्या तुम कोई एक्सेप्शन नहीं बना सकते? क्या तुम सच में चाहते हो मैं खा लिया जाऊं? लेकिन ये जिद्दी कुन नहीं माना और मुझे लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो भी कह दिया। बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। लेकिन मेरा ये रूप काम नहीं करेगा, मुझे खाया जा सकता है, इससे पहले भी मेरी जांच हो। सिस्टम इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि साइन इन करने पर मुझे एक स्किन मिल सकता है। एक नीली रोशनी की चमक गुजरी और मेरे शरीर पर एक शानदार स्किन दिखाई दी। उसे सराहने का मौका मिलने से पहले ही एप गर्ल ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और एक बड़े पेड़ पर कूद गई। वाह, ये एप गर्ल तो और समझदार हो रही है, उसे पहले से ही अपनी स्किल इस्तेमाल करना आता है। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, पीछे खतरा है, जल्दी चढ़ो। हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में मैं खेलकूद में बहुत बुरा था, लेकिन अब मेरे पास पूरी ताकत लगाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ओ भाई, मैं ऊंचा कूदा, बस इतना ऊंचा कि किंग क्रोकोडाइल के हमले से बच सकूं, और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। यह एहसास निश्चित रूप से सिर्फ संकट से निकली ताकत नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं चाहे जितनी भी कोशिश करता, मैं एक पुल-अप भी नहीं कर पाता था। लगता है भले ही अब मैं इंसानी रूप में हूं, मेरी शारीरिक हालत अब भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं खुशी से चिल्लाया, ये तो बहुत बढ़िया है। उसी वक्त एक धड़ाम की आवाज के साथ किंग क्रोकोडाइल ने अपना शरीर पेड़ से टकरा दिया। मेरे पैर फिसल गए और मैंने मजबूती से नहीं पकड़ा, इसीलिए मैं सीधे नीचे गिरने लगा। जैसे ही मैं पेड़ से गिर रहा था और सतर्क बैठे किंग क्रोकोडाइल के मुंह में जाने वाला था, एप गर्ल ने वक्त पर मुझे ऊपर खींच लिया और नफरत भरी नजरों से मुझे बेवकूफ कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मन में सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये पागल लड़की मेरा मजाक उड़ा रही है। हम पेड़ की चोटी तक चढ़ गए। मैं तने पर लेट गया, हांफते हुए, जबकि नीचे किंग क्रोकोडाइल्स अपने शरीर पेड़ से टकराते रहे। खतरे से बचने के बाद मैं घमंड करने लगा। सोचते हो तुम छोटे कीड़े मुझे संभाल सकते हो? इतने मोटे पेड़ को हिलाने की कोशिश, ये तो तुम्हारी ताकत को बहुत ज्यादा आंकना है। उसी वक्त एप गर्ल धीरे धीरे पास आई, बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए। जब मुझे लगा वो मेरी आकर्षक शक्ल से मोहित हो गई है, उसने हम दोनों की ऊंचाई की तुलना करना शुरू किया और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं इतना छोटा हो गया। मैं गुस्से में आ गया। मैं छोटा कैसे हूं? लड़ना चाहती हो? उसी वक्त एप गर्ल अचानक बहुत गुस्से में आ गई। जैसे ही मुझे लगा वो मुझसे लड़ेगी, उसने मुझे अपने पीछे खींच लिया और फिर ऊपर की तरफ चिल्लाने लगी। वहां एक विशाल सांप था, फुफकारते हुए हमें धमकाते हुए घूर रहा था। फिर सिस्टम ने आगाह किया, प्री हिस्टोरिक पाइथन, 70 मीटर्स लंबा, 5 मीटर्स चौड़ा, वजन 70 टन। हालांकि जहरीला नहीं है,
ये पेड़ों में छुपकर पेड़ों के नीचे शिकार पर हमला करना पसंद करता है। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। सिस्टम की चेतावनी देखकर मैं लिटिल कुन पर चिल्लाया, तुमने दिया हुआ ये सिस्टम कंपस तो बहुत बढ़िया है, कितना उपयोगी है। खतरे की चेतावनी नहीं देता, लेकिन हमेशा याद दिलाता है कि मेरे विरोधी मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मिस्टर स्नेक, कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मैंने तुम्हारी जात का कभी कुछ नहीं खाया। इसका क्या मतलब है? प्रीहिस्टोरिक पाइथन के सामने मैं एक चींटी जैसा था। उसकी पूंछ हमारी तरफ झपटी और एप गर्ल और मैं तुरंत कूदकर बच गए। अगले ही पल उसने मुझे ऐसे ऊपर खींच लिया जैसे पतंग उड़ा रही हो, और हम तेजी से भाग निकले। हम पेड़ से पेड़ पर कूदने लगे, प्रीहिस्टोरिक पाइथन के पीछा करने से बचते हुए। भागते हुए मैंने लिटिल कुन से पूछा, क्या तुम मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट वापस दे सकते हो? मैं इसे प्रीहिस्टोरिक पाइथन के मुंह में फेंकना चाहता हूं, ताकि वो इंसान में बदल जाए और किंग क्रोकोडाइल्स के पास गिर जाए। लेकिन लिटिल कुन ने एक बिल निकाला। सिस्टम ने कहा, विश्लेषण के लिए 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। मुझे लगा शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई, तो मैंने फिर से समझाया, मुझे विश्लेषण नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम वो फल मुझे वापस दे दो। लिटिल कुन ने जवाब दिया, तो इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स देने होंगे, और फिर तुम उसे रद्द कर सकते हो। मैं फौरन उलझ गया। अगर मेरे पास इतने इवोल्यूशन पॉइंट्स होते तो क्या सीधे फल का विश्लेषण करना बेहतर नहीं होता? रद्द करने की परेशानी क्यों लूं? मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते हो। तुम कितने अड़ियल हो, इतनी सख्त सोच। मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाऊंगा। 0 स्टार। उसी वक्त प्रीहिस्टोरिक पाइथन अचानक आ गया, एप गर्ल से टकराया और अपना चौड़ा मुंह खोलकर उसे काटने की कोशिश की। बिना ज्यादा सोचे मैं आगे कूदा, एप गर्ल को प्रीहिस्टोरिक पाइथन के मुंह से दूर धकेलते हुए। एप गर्ल चीख उठी, जबकि मुझे प्रीहिस्टोरिक पाइथन निगल गया। उस पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रीहिस्टोरिक पाइथन की भोजन नली में फिसलते हुए। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मैंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां से एक भयानक बदबू आ रही थी, जिससे मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। क्या मुझे प्रीहिस्टोरिक पाइथन ने खा लिया? क्या ये उसका पेट है? शायद इसलिए कि मेरी शारीरिक हालत मजबूत हो गई है। मुझे अभी तक पेट के एसिड का असर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा, मुझे पता है मैं जरूर मर जाऊंगा। मुझे जल्दी से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो मैंने एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया, ये देखने के लिए तैयार होते हुए कि क्या मैं इंसानी शरीर के साथ बर्स्ट ब्रेथ छोड़ सकता हूं। उस तरह मैं एक छेद जलाकर भाग सकता हूं। जैसे ही मैंने पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा कर ली, लिटिल कुन ने जल्दी से मुझे रोका, ये बताते हुए कि अगर मैं एनर्जी इकट्ठा करता रहा तो मैं पहले ही फट जाऊंगा। अपने इंसानी रूप में मैं इतनी ज्यादा एनर्जी सह नहीं सकता। तुम्हारे मुंह में अभी जो एनर्जी इकट्ठा हुई है, हालांकि ये एक बर्स्ट ब्रेथ के लिए जरूरी एनर्जी के 1 करोड़वें हिस्से से भी कम है, ये तुम्हारी काटने और निगलने की क्षमता को बढ़ा सकती है। जिद मत करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो और बर्स्ट ब्रेथ को बर्स्ट बाइट में बदल दो। तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या करना है। मुझे तुरंत लगा कि लिटिल कुन की बात में बहुत सच्चाई है। क्यों ना पाइथन के अंदरूनी हिस्से को खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल किए जाएं। सिर्फ विश्लेषण के लिए जरूरी एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा कर लो और मैं फिर से मॉन्स्टर में बदल सकता हूं। मैंने पाइथन के अंदरूनी हिस्से पर काट लिया। यहां खाना थोड़ा घिनौना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे इसे सहना पड़ा। मुझे कहना होगा, स्वाद वाकई जोरदार है, जैसे 1 हफ्ते की बदबूदार जुराबें खाना। तुमने सफलतापूर्वक एक प्रीहिस्टोरिक पाइथन को डिवॉर किया। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 150। ये लंबे समय से न मिला सिस्टम रिवॉर्ड सुनकर मैं फौरन उत्साहित हो गया। कुछ और काटने से मेरे पास पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स हो जाएंगे। सिस्टम की सूचनाएं लगातार आती रहीं और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। मैं अंदर से बेतहाशा खा रहा था और बाहर का प्रीहिस्टोरिक पाइथन अब और सह नहीं पाया। दांत पीसते हुए और दर्द से तड़पते हुए आखिर में पेड़ से गिर पड़ा। मैं भी अंदर नाचने लगा। ऐसा लगा जैसे गाड़ी पलट गई हो। मैं गुस्से में आ गया। चाहे तुम कितना भी फेंको, मुझे तुम्हारे पेट में छेद करने से नहीं रोक सकते। उसी वक्त पाइथन की पेट की दीवारें सिकुड़ने लगीं, मुझे उल्टी की तरह बाहर फेंकने की कोशिश करते हुए। मैंने अपने हाथ और पैर इस्तेमाल करके उसकी पेट की दीवारों को थाम लिया, उसे सफल नहीं होने दिया। अब तुम्हें मुझे खाने की कोशिश का नतीजा महसूस हो रहा है। जब तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो हिम्मत कहां गई थी? बहुत देर हो गई। किसी देवता को बुलाना आसान है, लेकिन भेजना मुश्किल। मैं नहीं जाने वाला। इस पल लिटिल कुन ने मुझे बताया कि मेरे मौजूदा इवोल्यूशन पॉइंट्स 1,90,000 हो गए हैं और पूछा कि क्या मैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण करना चाहता हूं। मेरी आंखें चमक उठीं। आखिरकार मैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण कर पाऊंगा। हालांकि विश्लेषण की रफ्तार घोंघे जैसी धीमी थी, जिसमें अनुमानित 30 मिनट लगेंगे। ये सोचकर कि मुझे इस घिनौनी जगह में आधा घंटा और रहना होगा, मैंने गुस्से में कहा, लिटिल कुन, क्या विश्लेषण थोड़ा तेज नहीं हो सकता?
लिटिल कुन ने जवाब दिया, प्रगति को 20% तेज करने के लिए 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स दो। मैंने उसका छोटा चेहरा पकड़ा और प्यार से दबाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स, एवोल्यूशन पॉइंट्स, तुम जो भी करते हो उसके लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। तुम तो एवोल्यूशन पॉइंट्स के पागल कुन लगते हो। लिटिल कुन ने तुरंत समझाया, मैं भी नहीं चाहता। एवोल्यूशन पॉइंट्स किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल जैसे हैं। एवोल्यूशन पॉइंट्स के बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम एक बेरहम सिस्टम कुन हो। तुमने मुझे धोखे से ऐसी घिनौनी चीजें खिलाई। मैंने फिर से एक नया दौर शुरू किया। इस तरह आंसुओं के साथ मैं प्री हिस्टोरिक पाइथन को खाता रहा। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 150 प्लस 130 प्लस 140। कुछ मेहनत के बाद विश्लेषण की प्रगति 25% तक पहुंच गई। हालांकि विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ था। मुझे अभी भी मेहनत करनी थी। मैं फिर से एक छोटा शैतान बन गया, प्री हिस्टोरिक पाइथन के अंदरूनी हिस्से को फाड़ता हुआ। प्री हिस्टोरिक पाइथन फिर से तड़पने लगा, पेड़ से टकराते हुए। अपनी लगातार कोशिशों से विश्लेषण की प्रोग्रेस बार आखिरकार 100% तक पहुंच गई। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण और रिफॉर्मिंग पूरा हो गया। क्या तुम फल वापस लेना चाहोगे? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट अब अपने मूल लाल रंग से हरे रंग में बदल गया था। मैं बेताबी से उसे खाने लगा। स्वाद बुरा नहीं था, थोड़ा पपाया जैसा। मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट जल्दी से खत्म कर दिया और संतुष्टि से डकार भी ली। आखिरकार मैं वापस मॉन्स्टर में बदल सकता हूं, मैं चिल्लाया। ट्रांसफॉर्म! मेरे शरीर से चरचराने की आवाजें आने लगीं और मैं उत्साह से चिल्लाने लगा, मर जाओ, फूटने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगले ही पल मैं बेजुबान हो गया। लिटिल कुन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? क्यों कुछ नहीं बदला? लिटिल कुन ने आराम से अपनी छोटी कॉफी की चुस्की ली, फिर समझाया। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण किया तो मुझे पता चला इसमें एक एनर्जी है जो इस दुनिया की नहीं है। ये एनर्जी मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट खाने के बाद उनकी जीवन शक्ति को एक मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल न्यूक्लियस में जमा कर देती है। मॉन्स्टर्स अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं और इस तरह इंसान में बदल जाते हैं। मेरे मॉडिफिकेशन के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी मेंटल पावर से उस क्रिस्टल न्यूक्लियस की मौजूदगी का एहसास करना है, फिर अपने दिमाग से क्रिस्टल न्यूक्लियस को तोड़ना है। क्रिस्टल न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी को अपने अंगों और हड्डियों में पहुंचाना है और तुम फिर से मॉन्स्टर बन सकते हो। ये समझाइश सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। क्या तुम पक्के हो? मैं किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं आ गया? तुम जिस क्रिस्टल न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, क्या वो वैसा ही नहीं जैसा गोल्डन एलिक्सिर किसी इंसान के शरीर में गोल्डन एलिक्सिर स्टेज में नॉवल के अनुसार होता है? बाकी लोग पिल्स तोड़कर शिशु बन जाते हैं और मैं नुकसान में न्यूक्लियस तोड़कर मॉन्स्टर बन जाऊं। लिटिल कुन मुस्कुराया और बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा सच है या नहीं। क्या मुझे कोई एनलाइटमेंट स्टोन भी ढूंढना होगा और फिर 7 दिन और 7 रातों तक उस पर मेडिटेट करना होगा? लिटिल कुन ने कहा, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और क्रिस्टल न्यूक्लियस की स्थिति महसूस करना शुरू किया। जल्दी ही मुझे एक चमकता हुआ क्रिस्टल न्यूक्लियस मिल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे यह मिल गया। लेकिन आगे मैं क्रिस्टल न्यूक्लियस को कैसे तोड़ूं और एनर्जी को अपने अंगों में पहुंचाऊं? तभी मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे टीचर ने क्लास में कैसे सिखाया था शॉट पुट फेंकते वक्त अपनी बाहों और कलाई में ताकत कैसे लगाई जाती है। क्या क्रिस्टल न्यूक्लियस की ताकत महसूस करना मसल्स की ताकत महसूस करने जैसा हो सकता है? तो मैंने क्रिस्टल न्यूक्लियस की एनर्जी महसूस करने की कोशिश शुरू की। पिछली जिंदगी में मैं कमजोर था, लेकिन इस जिंदगी में मैं एक मॉन्स्टर हूं। जब मैंने कोशिश की तो मुझे वाकई क्रिस्टल न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी महसूस हुई। क्रिस्टल न्यूक्लियस सफलतापूर्वक टूट गया और ताकत मेरे अंगों और हड्डियों में बहने लगी। इस बार गलती नहीं हो सकती। प्री हिस्टोरिक पाइथन, मैं आ रहा हूं। इस पल बाहर मौजूद प्री हिस्टोरिक पाइथन का पेट लगातार फूलने लगा और उसने दर्द से भरी दहाड़ लगाई। एक धमाके के साथ मैं सफलतापूर्वक मॉन्स्टर में बदल गया, उसका पेट फाड़ते हुए। प्री हिस्टोरिक पाइथन बस वहीं एक टीले के रूप में रह गया। मैं आखिरकार वापस बदल गया। एप गर्ल मुझे देखकर बेहद खुश हुई, जबकि किंग क्रोकोडाइल इतना डर गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इतना होने पर भी मेरा उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तुम सब रेंगने वाले जीवों, पहले मुझे तंग करने में मजा आता था ना? मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो? कुछ देर बाद इन जीवों ने अपने किए की कीमत अपनी जान से चुकाई। मैंने उन्हें ढेर लगाया, भुनने की तैयारी करते हुए। इस बार ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट तोड़ने ने मेरी जान लगभग ले ली थी। शुक्र है मैं इतना खुशनसीब हूं, वरना मैं मर गया होता। जैसे ही मैं उन्हें स्क्यूअर में पिरो रहा था, मैंने मन में सोचा, मैं फिर कभी इंसानी रूप में नहीं बदलूंगा। ये बहुत ज्यादा डरावना है। इस वक्त एप गर्ल और लिटिल टैंजरीन भी बेकार नहीं बैठे थे। वो लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे। मैंने बर्स्ट ब्रेथ से लकड़ी जलाई और सोचने लगा, मॉन्स्टर होना ही बेहतर है। हालांकि ये शक्ल कुछ कमी छोड़ती है,
फिर भी मैं मॉन्स्टर्स का किंग ही हूं। इस पल एप गर्ल ने मेरे पैरों के पास कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने पूरी जोर से चिल्लाकर कहा, तुम अचानक वापस कैसे बदल गए? और तुम पिछली बार जब हम लड़े थे उससे इतने लंबे क्यों हो गए हो? स्कीवर्स भूनते हुए मैंने जवाब दिया, मेरी हमेशा अनुशासित जिंदगी रही है, खाने में नखरे नहीं करता, इसीलिए मैं जल्दी और लंबा बढ़ गया। मैं ऐसे ही अपने राज नहीं बताऊंगा। एप गर्ल इस जवाब से चुप हो गई। जल्दी ही मेरे हाथ में मौजूद स्कीवर्स सुनहरे भूरे रंग में भुन गए। मैंने एक बेताब एप गर्ल और लिटिल टैंजरीन को दिया और मैं प्रीहिस्टोरिक पाइथॉन को एक झटके में निगल गया। हालांकि उसके अंदरूनी हिस्से खाने से मुझे सदमा लगा था, लेकिन मुझ जैसे जोश से खाना खाने वाले इंसान के लिए उसे बर्बाद करना शर्म की बात होगी। बधाई हो, तुमने पहली बार एक प्रीहिस्टोरिक पाइथॉन को डिवॉर किया। तुम्हें मिला एक लाइफ फ्रूट। लाइफ फ्रूट में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति की एनर्जी होती है, जो गंभीर चोटों या मरने के करीब हालत को भी आसानी से ठीक कर सकती है। मैंने नफरत से लाइफ फ्रूट को देखा। लिटिल कुन, क्या तुम पक्के हो? तुमने कोई गलती नहीं की? क्या ये करेला नहीं है? लिटिल कुन एक छोटा प्रोफेसर बनकर समझाने लगा, ये सिर्फ करेले जैसा दिखता है। इसके अलावा करेले में बुरा क्या है? इसमें बहुत सारा प्रोटीन, क्रूड फाइबर, एमिनो एसिड्स और कई मिनरल्स होते हैं। साथ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो इसे वाकई फायदेमंद बनाती है। इसके शरीर को ठंडा रखने, थकान दूर करने और नजर सुधारने जैसे फायदे होते हैं। लिटिल कुन, मैं तुमसे प्रभावित हूं। एक बिल्कुल सही लाइफ फ्रूट, और तुमने उसे मेरे सबसे नापसंद करेले जैसा बना दिया। एप गर्ल को खाना निगलते देख मुझे अचानक याद आया कि पिछली लड़ाई में मैंने उसे जो चोटें दी थीं वो अभी ठीक नहीं हुई थीं। तो मैंने उसे लाइफ फ्रूट दिया, कहते हुए कि ये एक फल है। एप गर्ल ने लाइफ फ्रूट का एक बड़ा टुकड़ा काटा, लेकिन निगलते ही उसका चेहरा हरा हो गया और उसे जी मिचलाने लगा। उसने लाइफ फ्रूट जमीन पर फेंक दिया, अपनी जबान बाहर निकालकर बोली, ये तो कड़वा है। उसी वक्त उसके शरीर से एक हल्की हरी रोशनी निकली और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके जख्म अब दर्द नहीं कर रहे, वो जल्दी से ठीक होने लगे। इस ठीक होने वाले असर ने उसे लाइफ फ्रूट की कड़वाहट भुला दी और वो उसे बेतहाशा खाने लगी। लाइफ फ्रूट खत्म करने के बाद एप गर्ल ने अपनी खास चाल चलाई और आसमान की तरफ चिल्लाई, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं ताकत से भरी हुई हूं। ये देखकर मुझे थोड़ा पसीना आ गया और मैंने उसे सलाह दी, एप गर्ल, तुम्हें अपनी ये आदत बदलनी होगी। हर जगह चिल्लाना और पीटना शुरू मत करो। अगर ये आदत न होती तो तुम्हारे जख्म बहुत पहले ठीक हो जाते। एप गर्ल ने मुझे अजीब तरह से देखा। जब तुम्हें कोई मॉन्स्टर मिले तो सिर्फ चिल्लाओ और समस्या हल हो जाती है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुमने पहली बार मिलते ही बिना किसी वजह मुझे पीटना क्यों शुरू किया, जब मैं जाने ही वाला था? एप गर्ल ने समझाया, तुम तब बहुत चिढ़ाने वाले लग रहे थे। जो भी मेरा खाना चुराने की हिम्मत करे उसे पीटना जरूरी है। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में, खाना और इलाका बचाने के लिए कुछ चिल्लाना और जरूरत पड़े तो लड़ना बात सुलझा सकता है। सीधा और साफ, कोई बुरी मंशा नहीं। अगर अब मैं दहाड़ूं तो क्या यह बहुत असरदार नहीं होगा? यही तो असली ड्रैगन की सांस है। तो वहां मैं था, मन में मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि मेरी एक दहाड़ से प्रीहिस्टोरिक पाइथॉन और किंग क्रोकोडाइल कैसे डर से कांप उठेंगे। एप गर्ल ने मुझे अजीब भाव से देखा। मैंने जल्दी से कहा, जल्दी खाओ, पर्याप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करो और मैं तुम्हें वापस एंशंट एप में बदलने में मदद कर सकता हूं। उसे वापस बदलने में मदद करने की बात करते हुए मैंने एप गर्ल से पूछा, मुझे भी एक मॉन्स्टर होते हुए उस डेथलॉक ने लगभग मार ही डाला था। तुमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट खाकर भी डेथलॉक से बच लिया? तुम्हें डेड रॉटन रेप्टाइल्स ने कैसे पकड़ लिया? एप गर्ल ने याद करते हुए बताया, उस वक्त मैं चट्टान पर चढ़ी, फल तोड़ा और उसे अपने मुंह में फेंक लिया। ये सुनते ही मैंने फौरन वो नजारा सोचा जहां वो प्राचीन एप फल खाने के बाद इंसानी रूप में बदलकर नीचे गिर रहा था। अपनी कल्पना में खोए हुए एप गर्ल ने मुझे एक बड़ी हड्डी दी। तुम क्या सोच रहे हो? उसने आगे बताया। मैं गिरने के बाद दीवार से चिपक गई। उसी वक्त एक धमाके के साथ एक डेड रॉटन रेप्टाइल को किसी चीज ने गिरा दिया था। उत्सुकता में मैं धीरे धीरे रेंगते हुए गई और देखा कि कई डेड रॉटन रेप्टाइल्स एक अजीब पंछी से लड़ रहे थे। वो एक बड़ी गुफा थी। हालांकि वो अजीब पंछी ताकतवर था, लेकिन डेड रॉटन रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा थे। जल्दी ही वो बड़ा पंछी हार गया, जमीन पर दबा दिया गया और उसके सिर के पंख भी पूरी तरह उखाड़ दिए गए। डेथलॉक को भी डेड रॉटन रेप्टाइल ने तंग किया था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। क्या मुझे उस डेथलॉक से बात करनी चाहिए? मैं छाया में छुपी रही, चुपके से देखते हुए। एप गर्ल ने आगे बताया, वो अजीब पंछी पूरी ताकत से उन डेड रॉटन रेप्टाइल्स से छूटने की कोशिश करता रहा और फिर जल्दी से गुफा से भाग गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई।
मुझे नहीं पता था कि एप गर्ल को चट्टान से पकड़कर गुफा में लाया गया था। उन्होंने तुम्हें खाया क्यों नहीं? एप गर्ल का भाव गंभीर हो गया। शायद उन्होंने मुझे न खाने की वजह यह थी कि वो मुझे डेड रॉटन रेप्टाइल्स के सरदार को सौंपना चाहते थे। डेड रॉटन रेप्टाइल्स तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं? इस वक्त एप गर्ल का भाव धीरे धीरे उदास हो गया। एबिस आइलैंड पहले एक बहुत सुंदर आइलैंड था, जहां प्राचीन एप्स का एक कबीला रहता था, जो उम्र और लिंग में एक जैसे दिखते थे। मेरा परिवार और मैं एक चिंता मुक्त जिंदगी जीते थे। डेड रॉटन रेप्टाइल का अचानक आना एबिस आइलैंड की शांति को तोड़ गया। उन्होंने पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया और वातावरण में तबाही ला दी। कोई हैरानी नहीं, उनकी गुफा इतनी सुनसान और उदास है। एबिस आइलैंड की पुरानी जीवंतता वापस लाने के लिए मेरे पेरेंट्स और आइलैंड के कुछ अन्य मॉन्स्टर्स ने डेड रॉटन रेप्टाइल्स का घर ढूंढा, उन्हें पूरी तरह मिटाने के इरादे से, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। मेरे बड़े होने के बाद मैं आइलैंड की रक्षा करने के इस मकसद में शामिल हो गई। मैं अपने पेरेंट्स को घर वापस लाना चाहती हूँ, शायद इसलिए कि मुझ में मेरे पेरेंट्स की खुशबू है। डेड रॉटन रेप्टाइल हमेशा मुझे पकड़ना चाहते रहे हैं। मैंने उसे सांत्वना दी। घबराओ मत एप गर्ल, चूंकि तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में मदद करूंगा। तुम इस लड़ाई में अब अकेली नहीं हो। एबिस आइलैंड मेरा दूसरा घर है और मैं डेड रॉटन रेप्टाइल्स को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। एप गर्ल के पेरेंट्स और आइलैंड के इतने मॉन्स्टर्स को हरा पाना, डेड रॉटन रेप्टाइल्स का किंग जरूर ताकतवर होगा। मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा और जब मैं 100 मीटर का हो जाऊंगा तो मैं उससे अच्छी लड़ाई कर सकूंगा। एप गर्ल अब भी वैसी ही जोशीली है, अक्सर अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाती है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। उसे एक सभ्य छवि बनाए रखने की बिल्कुल फिक्र नहीं है। उसी वक्त मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैंने देखा 2 बड़ी बिल्लियां धीरे धीरे एप गर्ल की तरफ बढ़ रही थीं। मॉन्स्टर कंपस ने आगाह किया। जायंट स्माइलोडॉन, 8 मीटर्स लंबा, वजन 24 टन्स, बड़े नुकीले दांतों से लैस, जो इसे एक स्वाभाविक शिकारी बनाते हैं। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता मैं एप गर्ल को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे ही इन दोनों मूर्खों ने एप गर्ल पर झपटने का समय तय किया, मैंने उनकी छोटी टांगों पर पैर रख दिया और एक कड़क की आवाज के साथ जायंट स्माइलोडॉन को मिट्टी में मिला दिया। जायंट स्माइलोडॉन, जब उसे समझ आया कि ये मैं हूं, तुरंत घबरा गया। तुम लालची कमीनों, जब मैं बाहर होता हूं तो छुप जाते हो, लेकिन जैसे ही एप गर्ल बाहर आती है तुम उस पर झपटने के लिए बेचैन हो जाते हो। मैंने जोर से काट लिया, इस गाय को ठंडा करते हुए। पल भर में वो स्वादिष्ट भुने हुए मांस में बदल गया। इसी बीच मैं स्क्यूअर्स भून रहा था, एप गर्ल के घर के आसपास देखते हुए। नहीं, इसे उसका कमरा कहना चाहिए। चारों तरफ ये सारी हड्डियां बिखरी हुई हैं। ये बिल्कुल भी किसी लड़की का कमरा नहीं लगता। लेकिन एप गर्ल को इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को आकर्षित करना वाकई आसान है। तो मैंने एप गर्ल से पूछा, तुम्हारे इलाके में मॉन्स्टर्स इतने कम क्यों हैं? उसने मासूमियत से जवाब दिया, यहां ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं हैं। मैं पहले दिन में 8 बार खाती थी, लेकिन हाल में लगता है आसपास ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं बचे। उसका जवाब सुनकर मुझे फौरन वजह समझ आ गई। पता चला तुमने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को खा खाकर खत्म कर दिया। तुम्हारी समझदारी मुझे चिंतित करती है। तुमने उन सबको मार डाला। लेकिन उसने बेपरवाही से कहा, तो अब मैं अलग अलग इलाकों में शिकार करती हूं। यह सुनकर मैंने तुरंत उसे डांटा, चाहे तुम इलाके बदलो, तुम्हें टिकाऊपन के बारे में सोचना होगा। सबको मत मार डालो, इस रफ्तार से तुम पूरे आइलैंड के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दोगी। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, एप गर्ल को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने अपनी छाती पकड़ ली। बेहद दर्द में जमीन पर गिर गई। लिटिल टैंजरीन और मैं चौंक गए और हमने जल्दी से एप गर्ल से पूछा कि उसे कहां दर्द हो रहा है। एप गर्ल ने कहा, उसकी छाती में बहुत दर्द है। इस पल लिटिल कुन ने समझाया कि ये शायद इंसानी रूप में बहुत लंबे समय तक रहने का दुष्प्रभाव हो सकता है। उसका शरीर टूटने के करीब था। मेरा उलझा हुआ चेहरा देखकर लिटिल कुन ने समझाया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट एक मॉन्स्टर की जीवन शक्ति को जबरदस्ती एक छोटे क्रिस्टल न्यूक्लियस में जमा देता है, जो बहुत खतरनाक है। मॉन्स्टर्स को इस एनर्जी को सही ढंग से कंट्रोल करना नहीं आता और जीवन शक्ति का यह अत्यधिक रिलीज विस्फोट का कारण बन सकता है। इस तरह बहुत लंबे समय तक बदला हुआ रहना दिल फटने का कारण बन सकता है। एप गर्ल को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है बदले हुए। तुम्हें सिर्फ वापस मॉन्स्टर बनने की फिक्र थी और अब देखो, खुशनसीबी से वो पहले से एक ताकतवर मॉन्स्टर थी और तुमने उसे लाइफ फ्रूट दिया। इसीलिए ही वो इतना समय टिक पाई। मैंने फौरन लिटिल कुन से पूछा, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? मेरे मौजूदा इवोल्यूशन पॉइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट बदलने के लिए बहुत कम हैं। लिटिल कुन ने जवाब दिया, तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हें जल्दी से 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। तो मैंने पागलों की तरह सेबर टूथ टाइगर का मांस खाना शुरू किया, लेकिन जो एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले वो बहुत ही कम थे, जरूरत के करीब भी नहीं। लिटिल कुन अपने होस्ट को भी अनदेखा कर रहा है। एप गर्ल की फिक्र तो दूर की बात है,
गुजारिश करना वक्त की बर्बादी है, क्योंकि एब गर्ल के इलाके में अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। हमें कहीं और जाना होगा। तो मैंने मॉन्स्टर कंपास खोला और एक खास तेज चमकता हुआ बिंदु ढूंढा जो एक ताकतवर मॉन्स्टर का इशारा कर रहा था, जिसमें एवोल्यूशन पॉइंट्स भरपूर होने की संभावना थी। तो मैं एब गर्ल को साथ लेकर उस मॉन्स्टर की जगह की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा सकूंगा, लेकिन एब गर्ल के लिए हमेशा डरने वाला मैं भी इस बार पूरी ताकत लगाने को तैयार था। तो मैंने लिटिल टैंजरीन को कहा कहीं छुप जाए, जबकि मैं उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए मैंने कई जीवों को डरा दिया, जिनमें एक पॉलीपेडेटिड भी था जो मुझ पर झपटा, जिसे मैंने जोर से थप्पड़ मारकर दूर किया, कहते हुए, कितनी घिनौनी चीज है, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन ये सारे जीव मुझ पर झपटने लगे और मुझे पता चलने से पहले ही उनमें से एक ने मुझे घेर लिया। पॉलीपेडेटिड मेरे मुंह में कूद गया। तुमने सफलतापूर्वक एक पॉलीपेडेटिड को डिवॉर किया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 150। बधाई हो, तुमने पहली बार एक पॉलीपेडेटिड को डिवॉर किया। तुम्हें मिला एक स्पेशल इनाम प्लस 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। एब गर्ल के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स में इतनी बड़ी बढ़त सुनकर मैंने जोशीला खाने का तरीका शुरू करने का फैसला किया, चलते चलते खाते हुए, चाहे वो गंदगी ही हो। अगर इससे एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ते हैं तो मैं उसे कच्चा भी खाने की हिम्मत रखता हूं। तुमने सफलतापूर्वक एक आर्थ्रोप्ल्यूरा, एंशिएंट स्कॉर्पियन, मेगानूरा को डिवॉर किया। रास्ते में मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़े 22,670 तक पहुंच गए। हालांकि उस पल मेरी नाक से खून बहने लगा। मुझे नहीं पता क्यों रास्ते में मुझे सिर्फ टोड्स और कीड़े ही मिले जो बेस्वाद हैं। मेरी नाक से खून बह रहा है, क्या इनमें पोषण बहुत ज्यादा है? उसी वक्त पास वाले पहाड़ के नीचे से एक दहाड़ सुनाई दी। ये आवाज सुनकर मैं बेहद उत्साहित हो गया। बढ़िया, अब मेरे पास कुछ और खाने को है। उस मॉन्स्टर की आवाज का पीछा करते हुए मैं पहाड़ के नीचे पहुंचा और देखा कि स्पाइनी जैकल का एक झुंड किसी चीज के चारों तरफ चिल्ला रहा था। स्पाइनी जैकल, जिनकी लंबाई 10 से 30 मीटर्स और वजन 30 से 90 टन होता है, एक खतरनाक जानवर जिसकी काटने की ताकत बहुत तेज और फुर्ती भी ज्यादा है। इनकी पीठ की रीढ़ पर सख्त नुकीली स्पाइन होती है। उनके सामने एक 35 मीटर लंबा 105 टन वजनी जायंट स्लॉथ था। उस वक्त वो भेड़ियों पर गुस्से से दहाड़ रहा था। हमला करते भेड़ियों के सामने जायंट स्लॉथ ने एक को थप्पड़ मारकर दूर फेंका। उसके तेज पंजों ने स्पाइनी जैकल का पेट फाड़ दिया, उसे तुरंत मार दिया। संयोग से ये भेड़िया सीधे मेरे मुंह में आ गया। अपने साथी को मरते देख बहुत सारे स्पाइनी जैकल जायंट स्लॉथ पर हमला करने लगे और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मैंने उनकी लड़ाई देखते हुए स्पाइनी जैकल का स्वाद चखा। लड़ाई जितनी तेज होगी उतना अच्छा है, और अगर दोनों तरफ भारी नुकसान हो तो और भी बेहतर। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद स्पाइनी जैकल को भारी नुकसान हुआ और जायंट स्लॉथ की भी काफी ताकत खत्म हो गई। जब मुझे लगा लड़ाई खत्म होने वाली है, जायंट स्लॉथ ने अचानक जोर लगाया, अपनी पीठ पर बैठे सारे भेड़ियों को झटक दिया, फिर मेरी तरफ झपट्टा। क्या जायंट स्लॉथ को मेरा पता चल गया था? उसकी रफ्तार देखकर मैं उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता था। मैं इसे सीधे टक्कर नहीं ले सकता। तो मैं चुपके से साइड में हट गया, और जब उसका ध्यान नहीं था, मैंने अपनी पूंछ से उसकी टांगें साफ कर दी। वो जमीन में धंस गया, एक छोटा सा टीला बना दिया। मैंने अपने पैर से उस पर वार किया और उसकी पीठ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ लिया। तुमने सफलतापूर्वक एक जायंट स्लॉथ को डिवॉर किया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 500। वाह, ये मांस बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही मैं अपना खाना एंजॉय कर रहा था, एक स्पाइनी जैकल मुझ पर झपट्टा, कतार में लगकर मुझ पर दांत दिखाते हुए। उनमें से एक, खास तौर पर हिम्मती, मुझ पर झपट्टा। मैंने उसे सीधे काट लिया। उसने एक चीख निकाली और तुरंत ही मैंने अपने मुंह से जोर लगाया, उसका शरीर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। मेरे खाने में रुकावट डालने की हिम्मत कैसे की? स्पाइनी जैकल मुझ पर बिल्कुल भड़क गए, दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने भी एक जोरदार दहाड़ लगाई। उनकी वजह से लड़ाई की आग पूरी तरह जल उठी। हाथ से फाड़े गए स्पाइनी जैकल मांस की शुरुआत से फिर एक ड्रैगन टेल स्वीप से एक स्पाइनी जैकल को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर मैंने एक और को अपने पैर से कुचल दिया। उसी वक्त एक स्पाइनी जैकल ने मौका पाकर मेरी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। मुझ पर अचानक हमला करने की तैयारी में एब गर्ल को पता चल गया। अपने हिलने में असमर्थ शरीर को घसीटते हुए एब गर्ल ने स्पाइनी जैकल पर दहाड़ लगाई, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए। मैंने एब गर्ल को अपने कंधे से उठाया और अपने हाथों में सुरक्षित किया। तुम इस हालत में होकर भी मेरे लिए चोट लेने की सोच रही हो। मैं झुककर एनर्जी इकट्ठा करने लगा। मुझसे दूर हो जाओ। थॉर्न आर्मर तुरंत एक्टिवेट हुआ और मेरी पीठ पर मौजूद स्पाइनी जैकल जलकर कोयले के टुकड़ों में बदल गया। अचानक मेरे पैरों के नीचे स्पाइनी जैकल की लाशें बिछ गईं। बाकी बचे स्पाइनी जैकल मेरी ये भयानक शक्ल देखकर फौरन डर गए और हमला करने का कोई इरादा नहीं रहा।
वो सब आसमान की तरफ चिल्लाने लगे। क्या वो अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहे हैं? इससे तो मुझे इकट्ठा करने के लिए और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे पसंद आया। जल्दी ही एक विशाल स्पाइनी जैकल कई छोटे स्पाइनी जैकल से घिरा हुआ सामने आया। ये गाय जरूर स्पाइनी जैकल का सरदार होगा। मॉन्स्टर कंपास पर तेज रोशनी इसी की वजह से दिख रही थी। इसे डिवावर करने से मुझे काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने अपना सिर वापस जायंट स्लॉथ में डाल दिया। ठीक मेरे सामने मौजूद खाना सबसे बढ़िया है, पहले इन्हें खा लूं। स्पाइनी जैकल को देखकर लगा कि मैं उसे अनदेखा कर खाना खाता रहा। वो अचानक दहाड़ा और मुझ पर झपटा। मैं फौरन परेशान हो गया। मैं तो सिर्फ शांति से खाना चाहता हूं, तुम हमेशा मुझे तंग करने क्यों आते हो? मैंने अपना मुंह चौड़ा खोला और आगे झपटा। स्पाइनी जैकल इतना डर गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। लेकिन मेरा निशाना वो नहीं था, बल्कि उसके पीछे का छोटा स्पाइनी जैकल था। हट जाओ, हट जाओ। अच्छे भेड़िए रास्ता नहीं रोकते, मेरे खाने में दखल मत दो। मैं उसके मातहतों को खाने लगा, पीछे कांपते सरदार को अनदेखा करते हुए। मुझे अपने सामने अपने मातहतों को खाते देख उसने अपने पंजे फैलाए और फिर से मुझ पर झपटा। उसी वक्त मुझे आखिरकार पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। मैं खुशी मनाने के लिए अचानक खड़ा हुआ और मेरे पीछे मौजूद बेचारे सरदार को इसका नुकसान उठाना पड़ा। सिस्टम ने मुझसे पूछा, मौजूदा इवोल्यूशन पॉइंट्स 1,02,100। क्या तुम अभी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण और मॉडिफिकेशन करना चाहोगे? मैंने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, विश्लेषण और मॉडिफिकेशन फौरन शुरू करो। साथ ही बाकी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रोग्रेस बार में डाल दो। विश्लेषण और मॉडिफिकेशन चल रहा है। मौजूदा प्रोग्रेस 40%, पूरा होने का अनुमानित समय 18 मिनट। मैंने अपने कंधे पर सिकुड़ी एप गर्ल को देखा, सोचते हुए क्या वो ये 18 मिनट टिक सकेगी? लेकिन अब मेरे आसपास कोई खाना नहीं बचा था। ये सब तुम्हारी ही गलती है, कमीनो, मेरा समय बर्बाद करने की। उसी वक्त मुझे पहले अनदेखा किया गया वो सरदार याद आया। लगता है मुझे अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए तुम्हें भी डिवावर करना होगा। मैंने उस पर ड्रैगन टेल व्हिप इस्तेमाल किया। वो मेरे हमले से बचने के लिए कूदा, फिर दहाड़ते हुए मुझ पर झपटा, जो ठीक वैसा ही था जैसा मैं चाहता था। मैंने उसे सीधे काट लिया, लेकिन उसने अपने पंजे मेरी आंखों की तरफ बढ़ाए तो मैंने उसे झटककर दूर फेंक दिया। उस पल मैंने उसकी पीठ से मांस का एक टुकड़ा फाड़ लिया, जिससे लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझ पर गुर्राता रहा। इससे मुझे एप गर्ल की कही बात याद आई, मॉन्स्टर्स सिर्फ खाने और इलाके के लिए लड़ते हैं। मैं भेड़िए की तरफ झपटा, तो फिर तुम एक शौकीन खाने वाले को खाने से क्यों रोक रहे हो? मैंने उसे अपने कंधे से टक्कर मारी, एक गड़गड़ाती आवाज के साथ। मैंने उसे कई मीटर्स दूर उड़ा दिया, लेकिन फिर भी वो गिरा नहीं। वो अब भी मुझ पर दांत दिखा रहा था। तो मैंने एनर्जी इकट्ठा की, उसे एक जोरदार वार से मारने की तैयारी करते हुए। मुझे गंभीर देखकर सरदार के सिर से बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें बहने लगीं। साफ था उसे उम्मीद नहीं थी मैं इतना ताकतवर निकलूंगा। इसके साथ मैंने उस पर सीधे एक रेडियो एक्टिव हीट रे छोड़ी। झगमी स्पाइनी जैकल मेरे हमले से बच नहीं सका और सीधा निशाने पर आ गया। उस ताकतवर शॉकवेव ने दूर तक असर डाला, जिससे जंगल भी हिल गया। धूल बैठने पर स्पाइनी जैकल एक बुरी हालत में दिखा। उसका शरीर धुआं छोड़ रहा था, एक भी बाल नहीं बचा था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। मैंने एक और कमाल की स्किल बना ली है, रेडियो एक्टिव हीट रे हेयर रिमूवल, तेज और लंबे समय तक चलने वाली। स्पाइनी जैकल अपने शरीर पर एक भी बाल न देखकर मन मारे आंसू बहाने लगा। उसने आसमान की तरफ एक चीख लगाई और जल्दी ही कुछ छोटे भेड़िए दौड़कर आए और उसे बीच में कसकर घेर लिया। मैं मुस्कुराया, अपने किंग की रक्षा कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये तो सिर्फ एवोल्यूशन पॉइंट्स पहुंचाने जैसा है। हालांकि स्पाइनी जैकल नहीं रुका और फिर से चीखने लगा। अचानक मुझे बेचैनी महसूस हुई। ये फिर क्यों चीख रहा है? क्या आसपास कोई और बड़ा जीव हो सकता है? उसी वक्त मुझे पहाड़ी पर पीठ पर एक तलवार लिए कोई खड़ा दिखा, जो तेज नजरों से मुझे घूर रहा था। यह था एक वुल्वरीन, जिसके पास क्लासिक्स ऑफ माउंटेन एंड सीज में दर्ज प्राचीन जीव चिलांग का ब्लड लाइन है। इसकी लंबाई 50 मीटर्स और वजन 150 टन होता है। इसके अलावा इस जीव की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। इस जीव को देखकर मुझे थोड़ा घबराहट होने लगी। ये गाय असाधारण रूप से लंबा है, एक चौड़ी तलवार लिए धीरे धीरे चलकर आ रहा है। सारे स्पाइनी जैकल फौरन इसके पैरों में लेट गए, जैसे वो उनका किंग हो। उसे देखकर मैं साफ नाराज हो गया। ये गाय भेड़ियों की जाति का नहीं है ना? इतना ही काफी नहीं था कि ये मेरे जितना बड़ा है, ये एक बड़ी तलवार भी क्यों लिए है? दिखावा करने या ठाठ दिखाने की कोशिश? मैंने देखा वो ध्यान से एप गर्ल को घूर रहा है। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान जैसा कुछ भी दिख रहा है। क्या ये गाय भी कोई बूढ़ा लालची है? एप गर्ल पर नजर रखे हुए जैसे ही मैं ये सोच रहा था, ये जीव अचानक हमला कर दिया। मेरे कंधे पर बैठी एप गर्ल को निशाना बनाते हुए मैं साइड में हटकर उसके हमले से बच गया
और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी अच्छी तलवार लिए हुए हो, फिर भी सिर्फ आसान निशानों पर ही हाथ डालते हो। लेकिन अगले ही पल उसके पंजे मेरी आंखों की तरफ झपटे। मैं चौंक गया और उसके पंजों से खरोंच खा गया। मैं हैरान हो गया, क्या ये गाय मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? एप गर्ल पर हमला करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में मेरी आंखों को निशाना बना रहा है। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, उसने फिर से मुझ पर झपटा और इस बार भी उसका निशाना मेरे कंधे पर बैठी एप गर्ल थी। मैं सिर्फ एप गर्ल की रक्षा पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक और घाव लग गया। तभी मुझे समझ आया कि ये जीव कोई धोखे की चाल नहीं चल रहा था। इसने मेरी कमजोरी पहचान ली थी। एप गर्ल पर हमला करना मेरा ध्यान भटका देता है। बाप रे, क्या इस जीव में समझदारी है? इस पल वुल्वरीन मेरे चारों तरफ दौड़ता रहा, बीच बीच में एप गर्ल पर हमला करके मेरा ध्यान भटकाता रहा, जिससे मैं बेहद गुस्से में आ गया। मैं एक इंसान हूं, अर्थ का शासक। तुम सोचते हो तुम मुझसे होशियारी में टक्कर ले सकते हो? तुम मुझसे कहीं पीछे हो। मैंने एक ड्रैगन टेल व्हिप चलाया, अपने पीछे का स्केलेटन उसकी तरफ बहाते हुए। जब वो स्केलेटन से बचा, मैंने जल्दी से हीट रे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वुल्वरीन, ये दांव देखकर तुरंत स्पाइनी जैकल की बुरी हालत याद आ गई। धमाका! मैंने उस पर सीधे रेडियो एक्टिव हीट रे से नौसीरों छोड़ी। हैरानी की बात, वो साइड में कूद गया हमले से बचते हुए, लेकिन उसका सामने वाला पंजा मेरी रेडियो एक्टिव हीट रे से झुलस गया। उसने मुझ पर दांत दिखाए, साफ था कुछ गुस्सा आया था। मैंने ताना मारा, भेड़िए के बच्चे, अब हम बराबर हैं। उसी वक्त वुल्वरीन अचानक तेज हुआ, एक बड़े पेड़ को छलांग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हुए हवा में ऊंचा उछला। मैं हैरान और उलझा हुआ देखता रहा कि इसका इरादा क्या है। वो जीव वाकई अपने मुंह से अपनी पीठ पर रखी बड़ी तलवार निकालने लगा। ये नजारा देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। हे भगवान, इसने तलवार निकाल ली। इसने तलवार को मुंह में पकड़ा, एक तलवार बाहर निकल आई। मैंने देखा वो तलवार को ऊंचा उठाए, अपना सिर उठाए हुए था और फिर अगले ही पल मुझ पर वार कर दिया। मेरे कंधे से फौरन खून फूट पड़ा। उस खतरनाक वुल्वरीन को देखकर मैंने मन में गाली दी, ये कमबख्त चीज संभालना बहुत मुश्किल है। मैं खाली हाथों से कैसे लड़ूं? क्या मुझे खाली हाथों से भेड़िया पकड़ना है? क्या ये मुसीबत बुलाना नहीं है? तो मैं जान बचाकर भागने लगा। ये कैसी दुनिया है? एक भेड़िए को तलवार चलाना कैसे आता है? मुझे लगा था एक मॉन्स्टर हर तरह के हमले से सुरक्षित होता है, चाहे लावा हो या गोलियां। इस पल मुझे जल्दी से एप गर्ल को उसके जंगली रूप में वापस लाना होगा। दो मिलकर इस गाय को जरूर हरा देंगे, नहीं तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने एप गर्ल को अपने कंधे से नीचे उतारा। एप गर्ल, तुम पहले एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें वापस लाऊंगा। एप गर्ल ने बार बार सिर हिलाया। उसे भी पता था कि उसकी मौजूदा हालत मेरी कमजोरी है, जिससे मैं बेबस हो गया था। फिर वो अपने कांपते शरीर को घसीटते हुए बड़े पेड़ की तरफ बढ़ी। उसी वक्त वुल्वरीन फिर से मेरे पीछे ऊंचा कूदा और तलवार से मेरी जांघ पर वार किया। फिर से खून बेतहाशा बहने लगा। मैंने अपने सामने मौजूद पेड़ को गले लगाया, उसे जड़ से उखाड़ा और वुल्वरीन पर फेंक दिया। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम ही औजार इस्तेमाल कर सकते हो। वुल्वरीन ने तलवार से बड़े पेड़ पर वार किया। जैसे ही पेड़ कटा, मैंने पहले ही एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। बिल्कुल सही समय। बर्स्ट ब्रेथ। मैंने अपना सबसे ताकतवर मुंह का तोप वुल्वरीन पर छोड़ा और बर्स्ट ब्रेथ ने उसे सीधा निशाना बनाया, लेकिन वुल्वरीन ने साइड में पलटी मारकर बच लिया। सख्त त्वचा और मांस, बर्स्ट ब्रेथ का पार न जाना एक बॉस होने की निशानी है, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन बाप रे, इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी उसने वो तलवार पकड़े रहने में कोई कमी नहीं की। वो हथियार बहुत तेज है, पंजों और दांतों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पहले इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चूंकि ऐसा ही नहीं हाल है, मुझे ताकत का सहारा लेना होगा। तो मैं उस पर झपटा टकराकर तलवार गिराने की कोशिश करते हुए उसी वक्त बाल रहित स्पाइनी जैकल भी लड़ाई में शामिल हो गया। उसने मेरी टांग पर काट लिया, मुझे आगे बढ़ने से रोकते हुए। जब मैं गुस्से से स्पाइनी जैकल की तरफ मुड़ा, वुल्वरीन फिर से ऊंचा कूदा और मुझ पर तलवार से वार किया। बाप रे, एक बंदर जैसा फुर्तीला वुल्वरीन ही काफी मुश्किल था और अब एक और स्पाइनी जैकल भी आ गया। असली समस्या ये थी कि ये दोनों जैसे कोई योजना बनाकर मुझ पर आगे और पीछे से हमला कर रहे थे, अपने हमले एक साथ मिलाते हुए। मैं चिल्लाया, दो मिलकर एक पर, यह कोई न्याय नहीं है। आसमान में एक और परेशान करने वाला गाय आ गया, डेथलॉक। वो उड़ता हुआ आया और पेड़ में सिकुड़ी हुई एप गर्ल को देख लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार तुम मिल गई। उसने अपनी चोंच खोलकर एप गर्ल पर हमला किया। एप गर्ल ने पूरी ताकत से कूदकर उसके हमले से बचा और डेथलॉक सीधे पेड़ से टकरा गया। ये आवाजन सुनकर मैं फौरन सतर्क हो गया। ये अच्छा नहीं, एप गर्ल खतरे में है। उस वक्त डेथलॉक एप गर्ल को आसपास ढूंढ रहा था। एप गर्ल झाड़ियों के नीचे छुपी हुई थी।
हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एप गर्ल को खतरे में देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया। ध्यान भटका होने की वजह से वुल्वरीन ने मुझे चकमा देकर फिर से जख्मी कर दिया। मैं गुस्से से दहाड़ा, जल्दी से मुड़ा और उन्हें पीछे धकेल दिया। मेरी पिछली जिंदगी में मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं था, एप गर्ल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं एप गर्ल की रक्षा करूंगा। तो मैं हर चीज की परवाह छोड़कर एप गर्ल की तरफ दौड़ा, अपनी पीठ पूरी तरह वुल्वरीन के हमले के लिए खुली छोड़ते हुए। वो अचानक तेज हुआ और उसकी बड़ी तलवार मेरी पीठ में घुस गई, सीधे मेरे शरीर को भेदते हुए। और यही नतीजा था जो मैं चाहता था। उस तलवार को कब्जे में लेने के लिए मैं पूरी ताकत लगाने को तैयार था। उसी वक्त स्पाइनी जैकल भी दौड़कर आया और मुझे काट लिया। इस वक्त मैं घावों से ढका हुआ था और हाँफ रहा था। चूंकि मैं इन दोनों को झटक नहीं सका, मुझे इन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो मैंने अपनी ढाल से तलवार को फंसा लिया और अपनी पीठ पर एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया। वुल्वरीन फौरन घबराकर पसीना बहाने लगा, लेकिन उसने तलवार छोड़ने से इनकार किया और उसे खींचने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर तुम्हें मारने दिया। जब तक मेरा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा नुकसान मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं घावों और चोटों का आदी हो चुका हूं। थॉर्न आर्मर एक्टिवेट। मेरे पीछे मौजूद वुल्वरीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो सीधा निशाने पर आया, दर्द से चीखा और दूर फेंका गया, जमीन पर गिरा। ये तलवार वाले का हिसाब हो गया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स दे दो। छोटा स्पाइनी जैकल ठंडे पसीने से भीग गया। वो भागने ही वाला था जब मैंने सीधे उसका सिर काट दिया। तुमने सफलतापूर्वक स्पाइनी जैकल के सरदार को डिवोर किया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 500। डिंग, तुमने सफलतापूर्वक स्पाइनी जैकल के सरदार को डिवोर किया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 490। इस वक्त मैं अपने पीछे मौजूद वुल्वरीन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था और बेतहाशा स्पाइनी जैकल को खा रहा था। विश्लेषण की प्रोग्रेस बार लगातार बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद सिर्फ स्पाइनी जैकल की एक टांग बची रह गई। लिटिल कुन मेरे सामने आया, कहते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का विश्लेषण और मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। क्या तुम फल वापस लेना चाहोगे? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ। एक पल में हरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट मेरे हाथ में आ गया। लेकिन उसी वक्त डेथ लार्क घनी झाड़ियों को धकेलते हुए एप गर्ल तक पहुंच गया। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट एप गर्ल की तरफ फेंका। एप गर्ल जल्दी से जमीन पर पड़े ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट की तरफ रेंग कर गई और उसे चबाने लगी। इस वक्त डेथ लार्क ने अपना बड़ा मुंह खोला, एप गर्ल को एक झटके में निगलने के लिए तैयार। मैंने एप गर्ल को चिल्लाकर कहा, ट्रांसफॉर्म। वो तरीका इस्तेमाल करो जो मैंने सिखाया। जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो। जैसे ही डेथ लार्क उस पर झपटा, एप गर्ल ने एक थप्पड़ चलाया। उसके सामने मौजूद उस छोटे से हाथ को देखकर, जो उसकी खुजली भी नहीं मिटा सकता था, डेथ लार्क की आंखों में नफरत भर गई। अगले ही पल एप गर्ल का हाथ अचानक एक एंशिएंट एप के हाथ में बदल गया और डेथ लार्क के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसे एक झटके में उड़ा दिया। एप गर्ल खड़ी हुई और एक दहाड़ लगाई जो सिर्फ उसकी अपनी थी। मेरी एप गर्ल ने आखिरकार अपना मॉन्स्टर शरीर वापस पा लिया। उसने अपने हाथ को देखा, थोड़ा हैरान होकर, क्या मैं वापस बदल गई? फिर वो खुशी से चिल्लाई, बहुत बढ़िया, मैं आखिरकार वापस बदल गई। उस वक्त उसे याद आया मैंने पहले क्या कहा था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उसने मन में सोचा, क्या मुझे उस अजीब पंछी से बात करनी चाहिए? तो उसने पहले डेथ लार्क से संपर्क करने की सोची। वो डेथ लार्क की तरफ कूदी। ड्रैगन ब्रदर ने कहा था तुम दोस्त बन सकते हो। मैं पहले ड्रैगन ब्रदर की तरफ से बात करने जा रही हूं। उसने डेथ लार्क की कमजोर पीठ पर पैर रखा, लगभग उसमें से कुछ निचोड़ ही दिया। एंशिएंट एप का बात करने का तरीका बहुत खास, सीधा सादा और सख्त होता है। उसने डेथ लार्क पर अपनी मुट्ठियां बजाईं। बोलो, तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो? इस वक्त डेथ लार्क बहुत गुस्से में था। उसके दिमाग में सिर्फ भागना दौड़ रहा था। एंशिएंट एप ने धमकाते हुए कहा, बोलो या मैं तुम्हें पीटता ही रहूंगा। डेथ लार्क अचानक पलट गया, एंशिएंट एप को फेंक दिया, फिर पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाने लगा, सिर्फ इस खतरनाक पागल से जल्दी से बचने की सोचते हुए। डेथ लार्क का ये बेअदब बर्ताव देखकर एंशिएंट एप गुस्से से अपनी छाती पीटते हुए दहाड़ी। उसने आसपास देखा और जमीन पर पड़ा एक गिरा हुआ पेड़ देखा और तुरंत उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक पेड़ का तना उठाया और डेथ लार्क की तरफ जैवलिन की तरफ फेंकने की मुद्रा बनाई। सुर्र! एंशिएंट एप ने अपने हाथ में मौजूद पेड़ का तना फेंका। तना सीधे डेथ लार्क की तरफ उड़ा, लगभग उसे लग ही गया। डेथ लार्क बस मुश्किल से हमले से बचते हुए जोर से गाली भी दे बैठा, बाप रे, तुम बेवकूफ! क्या ये दोस्ती बनाने का तरीका है? ये सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। डेथ लार्क ने वाकई गाली दी। एक भेड़िए के तलवार चलाने और एक गोरिल्ला के जैवलिन फेंकने के मुकाबले एक पंछी का गाली देना ज्यादा अजीब नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं गाली देने वाले उस पंछी को एंशिएंट एप के हवाले छोड़ता हूं।
मुझे अपने सामने मौजूद इस पीले बालों वाले जीव से निपटने पर ध्यान देना होगा। लेकिन इस वक्त वुल्वरीन सिर्फ वहीं खड़ा था। उसकी नजरें एप गर्ल पर टिकी हुई थीं उसके बदलने के बाद। इस गाय को जरूर हैरानी हुई होगी कि जिसे उसने पहले तंग किया था, वो छोटा इंसान अचानक एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गया। तो मैंने घमंड से कहा, कैसा रहा? अब मेरे पास एक अतिरिक्त मदद भी है और तुम्हारे पास अब वो बड़ी तलवार भी नहीं है, फिर भी लड़ना चाहते हो? अचानक वुल्वरीन मुझ पर दहाड़ा। उसके शरीर के चारों तरफ पीली बिजली लिपट गई और वो जोर से मुझ पर झपटा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये अचानक इतना ऊर्जावान और खतरनाक कैसे हो गया? इतनी लंबी लड़ाई के बाद इसकी रफ्तार और ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई। इस वक्त वो फिर से मेरी पीठ की तरफ झपटा। साफ था कि वो तलवार वापस छीनना चाहता था। ये तलवार जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, मैं तुम्हें वापस कैसे लेने दूं? मैंने एक ड्रैगन टेल स्विंग से जवाब दिया, उसे दूर उड़ाते हुए। हालांकि इस वक्त मेरा शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था, थोड़ा सुस्त भी, और मैं हांफते हुए घबरा रहा था। इतने बड़े शरीर में इतना कम खून क्यों है? हमारी लड़ाई की आवाज सुनकर एंशंट एप मेरी फिक्र करने लगी। जैसे ही वो मेरी मदद के लिए आने वाली थी, डेथ लार्क ने अचानक दिशा बदली। गोता लगाकर सीधे एंशंट एप की तरफ आ गया। उसके हमलावर पंजे देखकर घबराई हुई एंशंट एप डेथ लार्क पर लगातार वार करती रही। मैंने सब देखा। डेथ लार्क को सिर्फ हवा में बढ़त ही नहीं थी, बल्कि वो चालों से भी भरा हुआ था। समय के साथ ये सीधी सादी एंशंट एप जरूर नुकसान में पड़ती। तो मैं उस पर चिल्लाया, मेरी फिक्र मत करो बाप रे, अपने सामने वाले पर ध्यान दो जब तुम लड़ रही हो। चाहे मेरा शरीर ताकतवर हो, इतनी देर तक ये तलवार मेरी छाती में फंसी रहना टिकाऊ नहीं है। मुझे जल्दी से कोई हल चाहिए था, पहले एक दुश्मन को निपटाने के लिए। जैसे ही मैं सोच रहा था, वुल्वरीन ने मौका पाकर मेरी पीठ पर फिर से कूद गया और तलवार को फिर से अपने मुंह में पकड़ लिया। ये अच्छा नहीं। एंशंट एप, जो हमेशा मेरी फिक्र करती रहती थी, उसने भी फौरन मेरी मुसीबत देख ली और दौड़ कर आई। उसी वक्त डेथ लार्क ने अपने तेज पंजे चौड़े खोले और सर्र की आवाज के साथ एंशंट एप की पीठ पर वार किया। तुरंत खून फूट पड़ा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। ये नजारा देखकर मैंने ठंडी आवाज में वुल्वरीन से कहा, तुम सच में नहीं सीखते? फिर से मेरी पीठ के पास आने की हिम्मत? मैंने एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया और मेरे डॉर्सल फिन में नीली बिजली दौड़ने लगी। वुल्वरीन को फौरन थॉर्न आर्मर से छिदने का नजारा याद आ गया। बिना चाहे ही एक कुत्ते जैसी चीख निकल गई। उसकी नाक से पानी बहने लगा और अब उसे तलवार की भी कोई चाह नहीं रही। वो जल्दी से मेरी पीठ से कूदा और चीखता हुआ दूर भागने लगा। छोटे बदमाश, अच्छा है तुम डर गए, लेकिन तुम फिर से धोखे में आ गए। असल में मेरा निशाना तुम कभी नहीं थे, बल्कि वो गंजा डेथ लार्क था। एक जोरदार धमाके के साथ मैंने अपना सबसे ताकतवर वार सीधे डेथ लार्क पर छोड़ा। बर्स्ट ब्रेथ। डेथ लार्क ने जाते जाते बस यही कहा, मैं हमेशा ही बदनसीब क्यों रहता हूं? इससे पहले मैंने उसे हजारों मीटर्स दूर उड़ा दिया। ये हैरान करने वाली बात है। मैं वो कमजोर इंसान जिसे पिछली जिंदगी में हमेशा तंग किया जाता था, अब इस जिंदगी में एक दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं। अपना सबसे ताकतवर वार छोड़ने के बाद मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। एप गर्ल, अब तुम्हारी बारी है। मेरी कमजोर हालत देखकर वुल्वरीन दहाड़ा और मुझ पर झपटा। जैसे ही वो पास आया, एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। बेहद गुस्से में आई एंशंट एप ऊंची कूदी और वुल्वरीन को एक विशाल हथौड़े से जोर से फेंक दिया। लेकिन यह गाय बहुत मजबूत था। पिछले हमले का इस पर मुश्किल से कोई असर हुआ और वो अब भी एंशंट एप पर दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा था। उसने अचानक जमीन पर पैर पटका, तेजी से एंशंट एप की तरफ झपटा और सीधे उसकी जांघ पर काट लिया। एंशंट एप ने अपनी मुट्ठी घुमाई, उसकी हड्डियां और मसल्स ढीली करने के लिए तैयार। लेकिन वो जीव चालाक था। वो जल्दी से साइड में कूदा, हमले से बचा, फिर एक बड़े पेड़ का इस्तेमाल करके फिर से एंशंट एप की तरफ कूदा। उसकी दूसरी बांह पर काट लिया। उसने अपने चारों पंजों का इस्तेमाल करते हुए एंशंट एप को जोर से पीछे खींचा। इस वक्त मेरा पेट भूख से गुर्रा रहा था। अच्छा हुआ एंशंट एप टिकी रही, नहीं तो ये जीव सच में मेरी जान ले सकता था। ये वुल्वरीन सच में निपटना मुश्किल है। एंशंट एप भी ताकतवर और फुर्तीली होकर इसके सामने नुकसान में थी और इस जीव के पास तरीकों का पूरा सेट था। मुझ जैसे बड़े शरीर वाले के सीधे जरूरी अंगों पर हमला करना। फुर्तीली एंशंट एप के सामने उसने उसकी बांहों और टांगों को रोक दिया। उसी वक्त मुझे कुछ और भेड़िए जंगल की तरफ दौड़ते हुए दिखे। क्या ये जीव उनके पीछे हटने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा था? ये वुल्वरीन आखिर कितना चालाक है? इस वक्त एंशंट एप ने अपना हाथ उठाकर वुल्वरीन के सिर पर मुक्का मारा, लेकिन वो आसानी से बच गया। फिर वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। बाप रे! इस जीव ने एंशंट एप को दूर खींचा, जानबूझकर उसे उकसाते हुए, उसकी कमजोरियां दिखाने के लिए।
और इसका असली निशाना मैं था। जैसे ही वुल्वरीन मुझ पर झपटा, एंशंट एप ने वक़्त पर उसकी पूंछ पकड़ ली। एंशंट एप की नसें उभर आईं जब वो दहाड़ी, तुम्हारा सामना मुझसे है। उसने वुल्वरीन को तेजी से घुमाया और फिर सीधे एक बड़े पेड़ पर फेंक दिया। एक धड़ाम की आवाज के साथ वुल्वरीन पेड़ से टकराया, जो 2 हिस्सों में टूट गया। एंशंट एप ने जीत की एक दहाड़ लगाई। हालांकि इस वक्त वुल्वरीन अब भी ध्यान से मुझे ही घूर रहा था। ये जीव क्या सोच रहा था? ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ा था? साफ था, वो पहले से ही घावों से ढका हुआ था, फिर भी 2 के सामने एक होकर लड़ रहा था। इसके अलावा उसकी तलवार अब भी मेरे हाथ में थी। तलवार? हाँ, तलवार। ये तलवार मुझे आसानी से जख्मी कर सकती है, तो इसकी जरूर कोई बड़ी अहमियत होगी। इसीलिए ये बड़ा भेड़िया इसे इतना सहेजता है और जरूर इसे वापस लेना चाहता है। वुल्वरीन को अभी भी एंशंट एप से लड़ते देख मुझे अचानक एक हिम्मती फैसला सूझा। हालांकि मुझे नहीं पता वुल्वरीन असल में क्या है, लेकिन ऐसा लगता है इसे इंसानी समझ है। इसके अलावा एंशंट एप के लिए इसे पूरी तरह हराना मुश्किल होगा। शायद मैं इस लड़ाई को इंसानी तरीके से सुलझा सकता हूं। तो मैं उन दोनों पर चिल्लाया, जो अभी भी भयानक लड़ाई में थे। लड़ना बंद करो, सब रुक जाओ। बिग वुल्फ ब्रदर, मुझे लगता है तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस वक्त एंशंट एप अपने घावों को थामे हुए, मुझे मत रोको, मुझे पहले इस गाय को गिराने दो। मैंने उसे रोका, कहते हुए, इसने हमारा इलाका या खाना नहीं चुराया, लड़ना जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। एंशंट एप, जो सीधी सादी थी, फौरन अपना रवैया बदल लिया। सही बात है, तुम सही कह रहे हो। एंशंट एप मुझे समझ सकती थी क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट खाया था, लेकिन वुल्वरीन भी साफ तौर पर मेरी बातें समझ रहा था। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि उसने पहले इंसानों का सामना किया हो। क्या इस आइलैंड पर पहले इंसान रहे होंगे? मैंने अपने शरीर पर लगी तलवार की तरफ इशारा किया और वुल्वरीन से बात जारी रखी। मुझे दिख रहा है ये तलवार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। एक बार ये तुम्हारे पास वापस आ जाए तो क्या तुम हमें शांति से छोड़ सकते हो? मेरी बात सुनकर वुल्वरीन थोड़ा हैरान हुआ और काफी ज्यादा नरम पड़ गया। तो मैं जमीन पर बैठ गया और एंशंट एप को बुलाया तलवार निकालने के लिए। उस वक्त एंशंट एप ने झिझकते हुए अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा। जैसे ही उसने तलवार खींची, मेरा खून फौरन फूट पड़ा और मुझे इतना दर्द हुआ कि आंसू और नाक बहने लगी। एप गर्ल, क्या तुम मुझे खून बहाकर मार ही डालना चाहती हो? उसी वक्त वुल्वरीन ने एक रोने जैसी आवाज निकाली। एंशंट एप और मैं उलझ गए। हमने देखा वुल्वरीन जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी जबान से मिट्टी उठाकर अपने ही घावों पर लगा रहा था। वो असल में हमें घाव का इलाज सिखा रहा था। मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? बिना गंदगी वाली मिट्टी को घाव पर दबाने से खून बहना रुक सकता है। तो मैंने एंशंट एप को समझाया, बिना गंदगी वाली मिट्टी घाव पर दबाने से खून बहना रुक सकता है। मेरा अंदाजा सही लग रहा है, वुल्वरीन का जरूर इंसानों से संपर्क हुआ होगा। तो एंशंट एप और मैं दोनों ने एक एक मुट्ठी साफ मिट्टी तैयार की। जैसे ही एंशंट एप ने तलवार खींची, हमने मिट्टी दबाई और घाव पर पकड़ बनाई। एप सिस्टर, जोर से दबाओ और हिलना मत। इस वक्त मैं साफ तौर पर बहुत कमजोर हो गया था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे भी आ गए थे। मैं तुम्हें तलवार वापस दे रहा हूं और मुझे भरोसा है तुम वादा निभाओगे। फिर मैंने एंशंट एप से तलवार वुल्वरीन की तरफ फेंकने को कहा, जो पास में बैठा हुआ था। वुल्वरीन ने तलवार उठाई और मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। अच्छा हुआ ये काफी ईमानदार भेड़िया था। अगर इसने अभी हम पर हमला किया होता तो हम सच में बड़ी मुसीबत में होते। उसी वक्त बड़े पेड़ के पीछे एक सुंदर शक्ल दिखाई दी, जो जाते हुए वुल्वरीन को घूर रही थी। चूंकि मुझे उस एंशंट एप का स्पिरिट कोर नहीं मिल सका, तो शायद मैं पहले तुम्हारा ही ले लूं। मैं इतना थक गया था कि जमीन पर लेट गया। जोर से हांफते हुए मेरा पेट घुर्रा रहा था। हमारा हीरो पहले से ही डेथलार्क और वुल्वरीन दोनों से लड़ने में मुश्किल झेल रहा है। डेड रॉटन रेप्टाइल्स के सरदार की तो बात ही छोड़ दो, जिसे कई मॉन्स्टर मास्टर्स मिलकर भी नहीं हरा पाए। लगता है हमारा भाई अभी भी काफी कमजोर है। उसे और लेवल अप और मॉन्स्टर स्लेइंग करनी होगी ताकि वो सबसे ताकतवर बॉस के सामने टिक सके। इस वक्त एंशंट एप ने चिंता से पूछा, ड्रैगन ब्रदर, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? मेरा पेट देखो, मैंने कहा। एंशंट एप को लगा मैं अपने पेट के घाव की बात कर रहा हूं। उसने कीड़ों से भरी मिट्टी का एक ढेर उठाया और मेरे पेट पर लगाने ही वाली थी। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जो चीज तुमने मेरी पीठ पर लगाई थी वो ऐसी मिट्टी तो नहीं थी ना? मैंने फौरन एंशंट एप को समझाया, मुझे सिर्फ भूख लगी है, हमें कुछ खाना ढूंढना होगा अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए। तो एंशंट एप दौड़कर खाना ढूंढने चली गई। जल्दी ही वो कुछ स्पाइन वुल्व्स और ग्राउंड स्लॉथ्स लेकर वापस आई। एंशंट एप को स्क्यूअर बनाना सिखाना तो जानवरों की दुनिया के लिए एक त्रासदी ही होगी।
स्पाइनी जैकल अभी पूरी तरह मरा नहीं था जब एंशंट एप ने उसकी पीठ में सीधे छेद कर दिया। मैं किनारे से चिल्लाया, ये तो बहुत निर्दयी है, वो स्पाइनी जैकल अभी मरा भी नहीं है। स्क्यूअर्स तैयार होने के बाद मैंने एंशंट एप को बारबेक्यू करना सिखाना शुरू किया। इसे अभी रखा है, बार बार पलटने की जल्दी मत करो, इसे थोड़ी देर और आग पर रहने दो। वो स्क्यूअर पक चुका है, उसे जल्दी पलटो, नहीं तो जल जाएगा, मैंने याद दिलाया। एंशंट एप फौरन स्क्यूअर्स पकड़ने लगी। ये अब खाने के लिए तैयार हैं। मैंने उसका हाथ झटक दिया। ये पकड़ने की गलत जगह है, लेकिन इस फूडी को सिर्फ खाने की पड़ी थी और गलती से उसने अपनी बांह आग में डाल दी। सारे ताजे भुने हुए स्क्यूअर्स जमीन पर गिरा दिए। मैंने निराशा से एक गहरी सांस ली। तुम्हें किसने कहा था अपने हाथ आग में डालने को? अगर ये तुम्हें न जलाए तो किसे जलाएगा? इस सीधी सादी को सिखाना तो खुद करने से भी ज्यादा थकाने वाला है। वो भुना हुआ खाना जला हुआ और कड़वा था, मिट्टी से भी ढका हुआ। अगर एवोल्यूशन पॉइंट्स ना होते तो मैं इसे खाने के बजाय मरना पसंद करता, लेकिन इस वक्त एंशंट एप खुशी खुशी चबा रही थी। वो इतनी लालच से खा सकती है, सच में एक बेमिसाल फूडी। उसी वक्त सिस्टम ने आगाह किया। होस्ट के शरीर में गंभीर जख्म मिले। घाव ठीक करने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स खुद ब खुद घट गए। पल भर में मेरे सारे घाव गायब हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी डिवॉरिंग एबिलिटी ऐसे काम करेगी। उस पल मैं सोचने लगा। मुझे लगा मॉन्स्टर बनकर दोबारा जन्म लेना, साइन इन करने के बाद बर्स्ट ब्रेथ पाना, टेरोसॉर को सफलतापूर्वक मारना, एंशंट एप पर बमबारी करना और डेड रॉटन रेप्टाइल्स को मिटाना मुझे अजेय बना देगा, जिससे मैं किसी भी चीज को अपने बर्स्ट ब्रेथ से आसानी से खत्म कर सकूं। लेकिन किसे पता था, सिर्फ डेथ लार्क और वुल्वरीन जैसे मॉन्स्टर्स का सामना करके भी मुझे कठिन सबक मिल सकता है। एंशंट एप ने एक बार बताया था कि उसके पेरेंट्स कई मॉन्स्टर मास्टर्स के साथ मिलकर डेड रॉटन रेप्टाइल्स के किंग से लड़े थे और फिर भी नहीं जीत सके। वो जीव कितना ताकतवर होगा। चुनौती मेरी सोच से कहीं बड़ी है। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लगता है मुझे अभी भी छुपकर घूमना होगा, चुपके चुपके आगे बढ़ना होगा, ज्यादा खाने और एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने की कोशिश करते रहना होगा। एंशंट एप ने लाइफ फ्रूट खाने के बाद साफ तौर पर ताकत हासिल की है। अगर सिस्टम बाद में और अच्छी चीजें दे तो मुझे थोड़ी एंशंट एप को भी देनी चाहिए। आखिर एक अतिरिक्त मदद से सुरक्षा बढ़ती है। मदद की बात करते हुए मुझे अचानक डेथ लार्क का ख्याल आया। हाँ, वो डेथ लार्क जिसे मेरे बर्स्ट ब्रेथ ने मारा था, वो कहाँ गिरा था? एंशंट एप ने एक दिशा की तरफ इशारा किया। वो वहां गिरा था। तो मैं उत्साह से उस दिशा की तरफ दौड़ा। इतनी देर से इतनी शांति है, शायद ये अब तक मर गया होगा। चलो इसे पका लें। मैंने वुल्वरीन को जाने दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। नहीं पता एक काटने से कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, शायद कोई नई स्किल भी मिल जाए। जब हम वहां दौड़कर पहुंचे, हमें जमीन पर सिर्फ एक बड़ा गड्ढा मिला। डेथ लार्क का कोई निशान नहीं था। ये इतना बड़ा था कि अगर वो मरा भी नहीं होता तो हमें उसके भागने का एहसास हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर इसका कोई निशान भी क्यों नहीं बचा? एंशंट एप खाना चबाते हुए बोली, जब मैं खाना ढूंढने गई थी तब ये पहले से ही गायब था। उसी वक्त लिटिल कुन अचानक सामने आया, चारों तरफ देखा और बोला, यहाँ की एनर्जी वेव्स बता रही हैं कि एक मॉन्स्टर अभी अभी इंसान में बदला है। क्या ऐसा हो सकता है कि डेथ लार्क इंसानी रूप में बदलकर चला गया हो? नाराज होकर मैंने लिटिल कुन की तरफ इशारा किया। इससे समझ आता है डेथ लार्क क्यों गायब हुआ। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट का मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है? लिटिल कुन ने जल्दी से समझाया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पूरी तरह तुमको समर्पित हूं। मैं उस बदसूरत पंछी की सेवा क्यों करूंगा? समर्पित? मुझे तो लगता है तुम अपने होस्ट की मौत देखने के लिए समर्पित हो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। लिटिल कुन फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, सुना ना सुना करते हुए। इस वक्त एंशंट एप बहुत उलझन में थी। क्या ड्रैगन ब्रदर के सिर पर वुल्वरीन ने चोट कर दी? ये अपने आप से क्यों बात कर रहा है? लिटिल कुन ने आगे कहा, डेथ लार्क के इंसान में बदलने से ज्यादा मुझे एक और चीज की चिंता है। तुम्हें याद है उसने टेरोसॉर से बदले हुए इंसान से कौन सी एबिलिटी हासिल की थी? उसने एक नंगे आदमी से एक क्रिस्टल न्यूक्लियस निकाला और उसे निगलकर अपना घाव ठीक कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट किसी मॉन्स्टर की जीवन शक्ति को एक क्रिस्टल न्यूक्लियस में जमा कर सकता है। मुझे लगता है डेथ लार्क ने इलाज के लिए क्रिस्टल न्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे जैसे तुम मॉन्स्टर्स का मांस और खून खाकर ठीक होते हो। अगर डेथ लार्क क्रिस्टल न्यूक्लियस खाकर ठीक हो सकता है तो क्या वो उसे लेवल अप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है? मैंने पूछा। लिटिल कुन ने जवाब दिया, ये अभी पक्का नहीं है। तुम कोई मौका ढूंढकर डेथ लार्क को मार सकते हो और फिर उसके विश्लेषण से शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। तुम मजाक कर रहे हो। उस डेथ लार्क ने मेरे 2 बर्स्ट ब्रेथ सहे और दोनों बेकार रहे। अगली बार मिलने पर पता नहीं कौन किसको मारेगा। लिटिल कुन ने समझाया, असल में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सतह को थोड़ा खुरचना है
और मैं एक सैंपल से नतीजे निकाल सकता हूं। मैंने सीधे इनकार किया। अगर तुम्हें जाना है खुद जाओ, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि अपने इलाके वापस जाकर छुपकर लेवल अप करना जारी रखूंगा। मैं तब तक अपनी जगह पर रहूंगा जब तक मैं छोटी तक नहीं पहुंच जाता। तो मैंने एंशंट एप को मेरे साथ वापस आने को कहा, क्योंकि उसके इलाके में शिकार लगभग खत्म हो चुका था। वापस जाने पर वहां खाना नहीं मिलेगा। एंशंट एप और मैं अपने इलाके की तरफ बढ़ने लगे। मैं सच में उन मॉन्स्टर्स के चेहरे देखना चाहता था जिन्होंने मुझे विदाई दी थी, जब वो मुझे एक फूडी के साथ वापस आते देखेंगे। एक हफ्ते बाद मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां खाना खुद मेरे पास आता था। एंशंट एप हर सुबह खाना लेकर आती और लिटिल टैंजरीन की लकड़ी जमाने की स्किल एक माहिर जैसी हो गई थी। फिर भी मैं अभी भी नखरे करता था। मैंने कितनी बार कहा है, जहरीली मकड़ियां वापस मत लाओ। हालांकि हमारी बनावट कुछ जहरीली मकड़ियां खाने को सही बनाती है, लेकिन वो वाकई स्वाद में अच्छी नहीं होती। एंशंट एप ने मेरी बताई हुई सावधानियों को अपनी छोटी नोटबुक में ध्यान से लिख लिया। एंशंट एप ने गंभीरता से सीखा और उसकी बारबेक्यू करने की स्किल और बेहतर होती गई। मुझे स्वादिष्ट खाना एंजॉय करने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती थी। तो मैंने सोचना शुरू किया, शायद मुझे एंशंट एप को घर्षण से आग बनाना सिखाना चाहिए। उस तरह मुझे सिर्फ मुंह खोलकर डिवावर करना होगा और उंगली हिलाकर साइन इन करना होगा। लेटे लेटे मजबूत होते रहना और जिंदगी बस खुशहाल हो जाती। सिस्टम, मैं चेक इन करना चाहता हूं। दिंग, चेक इन रिवॉर्ड, ए रैंक स्किल, ड्रैगन रोअर। तुम्हारी दहाड़ तुम्हारे साथियों को ताकत दे सकती है और दुश्मनों को तुरंत स्तब्ध कर सकती है, उनकी हरकतें रोक सकती हैं। ये स्किल सुनकर मैं उत्साह से रोने जैसा हो गया। आखिरकार मैंने कर दिखाया। 20 दिन चेक इन करने के बाद मुझे आखिरकार एक और ए रैंक स्किल मिल गई। उसी वक्त लिटिल कुन ने भी बधाई भेजी। होस्ट को बधाई, जिसने एबिस आइलैंड में एक पूरे महीने तक लगातार चेक इन पूरा किया, एक नया पैकेज इनाम कमाया। पैकेज इनाम की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। एक पैकेज? कैसा पैकेज? क्या ये ए ग्रेड स्किल से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है जो मुझे अभी मिली? लिटिल कुन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। ये पैकेज मेरी तरफ से सावधानी से तैयार किया गया तोहफा है। ये सिर्फ सिस्टम द्वारा दी गई ए ग्रेड स्किल्स या चीजों के बराबर नहीं है। चूंकि होस्ट ने 1 महीने तक लगातार चेक इन किया है, मैं होस्ट के लिए सिस्टम स्टोर और सिस्टम मैप जैसी जरूरी फीचर्स खोल रहा हूं। साथ ही 3 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स भी दे रहा हूं। वाह, सिर्फ सिस्टम स्टोर ही नहीं, हजारों एवोल्यूशन पॉइंट्स भी। अब मैं अपनी मर्जी से शॉपिंग करके खुद को खुश कर सकता हूं। लिटिल कुन, स्टोर खोलो, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन से खजाने हैं। मेरी स्टोर तो लिटिल कुन के मुंह में ही थी। देखता हूं वहां कौन सी अच्छी चीजें हैं। स्किल, थंडर फ्रूट, पायरेट एम्परर की दुनिया से, जिससे अपने शरीर को बिजली में बदलने की क्षमता मिलती है। ये सिर्फ तेज बिजली का करंट नहीं छोड़ सकता, बल्कि शरीर को बिजली जैसी रफ्तार से चलने भी देता है, जो बड़े मॉन्स्टर शरीरों की सुस्ती की समस्या को बिल्कुल सुलझा देता है। तैची आई, फायर शैडो की दुनिया से, जिससे हर चीज के आर पार देखने और विरोधी की कमजोरी ढूंढने की क्षमता मिलती है, लगभग धोखे जैसा। टाइटानियम मेचा, टाइटानियम हीरो की दुनिया से, मेचाज में एक ऐसा जादू है जिसे कोई मर्द नकार नहीं सकता। हर मर्द इसे पसंद करेगा। यही तो एक मर्द का असली रोमांस है। जैसे ही मैं ये सारी स्किल्स खरीदने वाला था, मैंने कीमतें देखी और जीरो गिने। मेरा मुंह खुला रह गया। थंडर फ्रूट की कीमत 500 मिलियन है, टैची आई 200 मिलियन में, टिटेनियम मेका 100 मिलियन में। लिटिल कुन, ये तो सीधी डकैती है। सब कुछ मिलियंस में, मुझे अभी मिले 3 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स का क्या फायदा? लिटिल कुन ने फिर कहा, ये एक उचित कीमत है। ये सारा सामान पैरेलल यूनिवर्सेस से आता है। इन्हें यहां लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर होस्ट को लगता है ये महंगा है, तो तुम स्वाइप करके सस्ती लोकल चीजें देख सकते हो। तुम स्क्रीन भी स्वाइप कर सकते हो। काफी हाईटेक है। बोन रिफाइनिंग पाउडर की कीमत 5 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स है। लाइटनिंग विप की कीमत 2 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स है और मेगा कैनन की कीमत 1 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स है। मैंने लंबे समय तक स्वाइप किया और एक भी चीज 3 लाख से कम नहीं थी। ये साफ तौर पर मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बात नहीं, देर सवेर मेरे पास पर्याप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तब तक मैं शायद पहले से ही 10,000 मीटर लेवल का जायंट बीस्ट बन जाऊं, अपनी मर्जी से चुनने के लिए आजाद। जैसे ही मैं स्टोर से बाहर निकलने वाला था, लिटिल कुन ने कहा, तुम फिल्टर करके 3 लाख से कम कीमत वाली चीजें सीधे ढूंढ भी सकते हो। तो मैंने उसकी बात पर फिर भरोसा कर लिया। कुछ मिनटों बाद मुझे आखिरकार 3 लाख एवोल्यूशन पॉइंट से कम कीमत की एक चीज मिली, बारबेक्यू सीजनिंग, जिसकी कीमत 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स थी। मैं खुशी के आंसू बहाने लगा। सीजनिंग ही ठीक है, कुछ न होने से बेहतर है। होस्ट को बधाई, जिसने सफलतापूर्वक बारबेक्यू सीजनिंग खरीदा। एक हल्के से टच से तुम अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हो। मुझे एक धम की आवाज सुनाई दी और वो सीजनिंग असल में लिटिल कुन के मुंह से बाहर निकाला गया, चिपचिपे तरल से ढका हुआ। घिनौना,
क्या तुम इसे साफ नहीं रख सकते थे? मैं शिकायत नहीं रोक सका। लिटिल कुन ने समझाया, ये नेक्स्ट जनरेशन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसके दिखने से गलतफहमी मत होने दो। अपनी घिन को दबाकर मैंने वो सीजनिंग बारबेक्यू पर छिड़का और तुरंत खुशबू फैल गई। वाह, हाँ, यही तो असली स्वाद है। अगर हमारे पास ठंडी सोडा की कुछ बॉटल्स होती तो यह सोने पर सुहागा हो जाता।